हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एके नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम द मिसल लवर। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आप सुन चुके हैं 10 और अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। बने रहिए एके नोवेल स्टोरी पर। यूजलेस फेलो, और ऐसे क्यों भाग रही हो? तुम लोग कौन हो बेटा? घर से थोड़ी दूर आई 50 साल की औरत ने दो लड़कियों को देखा तो एकदम से बोल पड़ी। दूसरी तरफ होटल के बाहर कितनी सारी लग्जरियस कार आकर खड़ी हो गई थी। वायु ने बैक सीट डोर खोला और उसमें से केविन गुस्से में मुंह में रखी सिगरेट निकालकर फेंकते हुए बाहर निकल आया। उसकी वो ग्रेज आइज आज आग बरसा रही थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था वो शायद 2 से 3 दिन से सोया नहीं है। उसके चेहरे को देखने की भी किसी की भी हिम्मत नहीं थी। सारे लोग एकदम साइड जाकर खड़े हो गए थे। उसने एक बार जलती हुई नजरों से होटल को देखा, फिर वायु को देखकर कुछ कहता। तब तक वायु जल्दी से बोला, सीओ वो यहीं पर रुके हुए हैं। 2 दिन से शायद किसी कैंप के लिए गए थे। कुछ देर पहले ही इंफॉर्मेशन मिली, वो वापस होटल आ गए हैं अपने टीम के साथ। पूरा टाइम केविन चुप था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। सब लोग अंदर आ गए थे। सबसे आगे केविन था। उसे बड़ी जल्दी दंग रही थी। लंबे लंबे कदम भरते हुए अंदर की ओर बड़े गुस्से में बढ़ रहा था। उसका गुस्सा उसके चेहरे से ही पता चल रहा था और बंद की गई मुट्ठी अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश दिखा रही थी। गेट के अंदर घुसते ही केविन ने अपनी नजरें उठाकर पूरे होटल को शुरू से लेकर अंदर तक देखा। वहां एंट्री गेट पर खड़े 2 वॉचमैन सामने से आ रहे लोगों को देखकर थोड़े डर गए थे, क्योंकि सबके हाथों में वेपन्स थे और वही सबसे आगे चल रहा शख्स का तो क्या ही कहना। उसकी आंखें ही बता रही थी वो चलता फिरता ज्वालामुखी है। उन 2 लोगों ने उनको रोका नहीं, पर अपने कानों में लगे ईयरफोन से होटल की सिक्योरिटी सिस्टम को अलर्ट कर दिया था। अंदर रिसेप्शन एरिया में आते ही अंदर के सिक्योरिटी रूम से 2 गार्ड्स भागकर इन सब लोगों के पीछे आ गए और उन्होंने सामने से आकर इन लोगों का रास्ता रोक लिया। ये सारी बातें होटल मैनेजर तक जा पहुंची थी, इसलिए वो भी अपना काम छोड़कर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। उस कॉरिडोर में पूरी तरह शोर हो गया था। इधर सबसे अलग केविन सिंघानिया के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी। उसके पीछे खड़े लोग भी आगे खड़े लोगों पर गन तानकर खड़े हो गए थे। उसी तरह वहां कॉरिडोर में खड़े बाकी लोग भी डर गए थे। अब पूरे होटल में अफरा-तफरी मच गई थी। मैनेजर आते ही ऐसा माहौल देखकर उसके जल्दी जल्दी चलते कदम एकदम से रुक गए थे। उसे ये नहीं पता था ये लोग कौन है, पर उसे एहसास जरूर हो रहा था कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा है। उसने फिर से चिल्लाकर सबको डांटते हुए बोला, यहाँ चल क्या रहा है? ऐसे पब्लिक प्लेस में गन पॉइंट कर क्यों खड़े हो? हम यहाँ कस्टमर और गेस्ट को डराने धमकाने का काम नहीं करते हैं। ये होटल है, कोई जंग का मैदान नहीं। ये बोलते हुए वो आगे आ गया था। तब तक उसने खड़े लोगों पर ध्यान नहीं दिया था। बात खत्म होते ही उसकी नजरें अपने पीछे खड़े लोगों पर गई और उसके मुंह से निकल रहे शब्द गले में घुटकर रह गए थे। उसके कदम लड़खड़ा गए थे। वो एकदम से आंखें बड़ी कर बोला, सीओ सर आप यहाँ? आपने फोन किया होता तो मैं खुद आपको मिलने आता। केविन ने अपनी एक एम्ब्रोस रेस कर मैनेजर विक्रांत सिंह को देखा, फिर स्माइल कर बोला, अच्छा काम कर रहे हो, आई लाइक इट, ऐसा ही होना चाहिए एक मैनेजर को। फिर वायु की तरफ देखकर बोला, चलो कहाँ है वो लोग? वहां से वायु के पीछे निकल गया। मैनेजर सिंह कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था यहाँ हो क्या रहा है। उसने पीछे खड़े लोगों को आंखें दिखाई, पर सिंह की तो हवा टाइट हो गई थी। उसने गुस्से में सामने खड़े लोगों को देखा और उनको डांटते हुए बोला, सामने कौन है वो एक बार देखना चाहिए। ऐसे ही बेवकूफ बनकर किसी के भी ऊपर चढ़ मत जाना। यूजलेस फेलो, खुद भी मरोगे और साथ में मुझे। इधर सब लोग फर्स्ट फ्लोर पर रूम नंबर 36 के सामने खड़े थे। ये सारे वीआईपी रूम थे। सब लोग आकर वहां खड़े हो गए थे। मैनेजर भी खुद को संभालते हुए वहां आ गया था। उसको डर लग रहा था उसका सीईओ यहाँ कहीं यहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, इसलिए सीईओ को इंडिया से यहाँ आना पड़ा। सोचकर ही उसका गला सूख गया था। उसे डर लग रहा था। तब तक वायु ने आगे होकर डोर बेल प्रेस की। वो भी बार बार वो नहीं चाहता था उसके सीईओ को इंतजार करने पड़े। इंतजार से ही तो उसके सीईओ को कितनी चिढ़ है, ये बात उससे अच्छा कोई नहीं जानता है आज तक। इसलिए वायु भी जल्दबाजी में था। तभी अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी, बस भी करो भाई, खोल रहा हूं। आप क्या पीट पीट कर डोर तुड़वा कर रहोगे? पर कान खोलकर सुन लो, टूटा तो उसके लिए तुम्हें पैक करना होगा। डोर खोलते ही सामने खड़े शख्स ने सर उठाकर देखा तो सामने खड़े लोगों को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल तो थी, पर सवाल भी उसने सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, आप और यहाँ कैसे? किसे मिलने आया है केविन? दूसरी तरफ दोनों लड़कियां उस औरत को देखते रह गई थी। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए और शुरू करे। वो औरत दोनों की हालत देखकर समझ गई थी कुछ तो हुआ है। दोनों की हालत खराब थी। कहीं मिट्टी लगी तो कपड़े 2 दिन में वही होने की वजह से खराब हो गए थे।
वो दोनों को अंदर ले गई। खुशी ने मिष्टी को देखा, दोनों उस घर को देखकर दंग थी। कितना खूबसूरत था वो औरत भी दोनों को बड़ू ही गौर से देख रही थी। मिष्टी ने जान लिया था, वो पूछना चाहती है, इसलिए खुद ही मिष्टी ने बताना शुरू किया। करीब 2 घंटे बाद। कितनी दर्द भरी कहानी है तुम्हारी, ये कहकर उस औरत ने गुस्से में दांत पीस लिए थे। शायद वो शख्स उसके सामने होता तो वो उसकी गर्दन मरोड़ देती। प्यार से उसने मिष्टी के बालों को सहलाया था। इतना कैसे तुमने सह लिया? जितना गुनाह जुल्म करने वाले का होता है, उतना ही वो सब कुछ सहने वाला शख्स भी गलत होता है। उस औरत ने मिष्टी के चेहरे के सामने पानी का ग्लास बढ़ाया और मिष्टी ने आंखें ऊपर कर उस औरत को देखते हुए उसे वो लेकर पानी पी लिया था। हाथों में पकड़ा ग्लास भी मिष्टी के थरथराते हाथों में कांप रहा था। बोलते हुए मिष्टी के आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। उसका दर्द तो उसकी बातों से ही बयां हो रहा था। वो ग्रीन आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। सामने खड़ी वो औरत मिष्टी के करीब आकर बैठ गई थी। उसने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश की थी। उस घर की शांति को मिष्टी की सिसकियों ने तोड़ दिया था। खुशी सोचने लगी उसकी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ सीधी कभी भी नहीं थी। बचपन से उसे मामी ने चैन से जीने नहीं दिया। उसके बाद उसकी जिंदगी में अब ये शख्स इतना बड़ा धोखेबाज इंसान है। इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर भी ऐसा रवैया। अगर इसे अफेयर रखना ही था तो इसके करीब आने की क्या ही जरूरत थी। शी, कितना गलत है, कितना गलत हुआ है उसके साथ। 3 दिन के बाद आज उन दोनों ने सुकून की सांस ली थी। साइड में बैठी खुशी को तो पहले से कुछ भी बताने की जरूरत थी ही नहीं। वो बस मिष्टी के चेहरे और बोड़ी पर लगे निशान से समझ गई थी। मिष्टी के साथ क्या हुआ है। उसकी वो नाजुक स्किन एकदम रेड हो जाती थी, बस हाथ पकड़ने से भी। पर यहाँ तो मिष्टी के स्किन पर कितने सारे मार्क थे। पर ये 4 से 5 घंटे में सुनने के बाद खुशी का भी दिल रोने का कर रहा था। बचपन की सारी बातें उसे पता थी। उसने उसे पूछा नहीं था। पर जब इतने लोग उसे क्लब में लेने के लिए आ गए थे, उनको देखकर ही खुशी का खून खोल उठा और वो मिष्टी को लेकर भाग गई थी। जैसे वो उस क्लब से निकली थी, वो लोग 3 दिन से बस भागे ही जा रही थी। इंडिया होता तो और सपोर्ट मिलता, पर ये अनजान देश था। मिष्टी यहाँ 2 साल से रह रही थी, पर उसे ग्रोसरी की शॉप भी पता नहीं थी। आज खुशी ने उसे हिम्मत देकर भगाया था। शायद मिष्टी ने पी नहीं होती तो वो कभी भागती नहीं। मिलेगी मिष्टी केविन को। बीच रास्ते में मिले लोग कौन थे? कहीं मिष्टी की जिंदगी में और कोई तूफान तो नहीं आने वाला? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। KS का गुस्सा। लंदन। डोर पर खड़े केविन ने सामने खड़े शख्स को देखकर अजीब सी स्माइल की और उसे कॉलर से पकड़कर अंदर धकेलते हुए ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। नील एकदम से इस तरह धक्का दिया जाने से तिलमिला उठा था, पर उसकी नजरों की बहुत इज्जत थी, इसलिए वो उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। पर नील ने चेहरे पर हैरानी वाले एक्सप्रेशन के साथ केविन को देखकर बोला, व्हाट्सएप एंग्री मैन, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये नाम नील ने बचपन से केविन को दिया हुआ था, पर केविन तो कुछ कहने सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने नील के कॉलर को ठीक किया और उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, बस करो ये ड्रामा, वो 2 लोग कहाँ है? बस वो बताओ। नील ने केविन की बात सुनी तो उसके चेहरे पर टेंशन की लकीरें खींच गई थी। नील ने केविन के हाथों को देखा जो अब भी उसके कंधे और गर्दन पर थे। केविन की आंखों में उसे आज एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था, पर वो उसका रीजन नहीं जानता था। नील को कभी उसके साथ ऐसा बिहेव कोई करे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नील ने 2 आंखें बंद करके 2 से 3 बार गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से कहा, नो गुस्सा ना, नो गुस्सा, वो बड़े हैं। फिर नील ने आंखें खोली और फिर से केविन को देखकर पूछा, आप किसकी बात कर रहे हो एंग्री मैन? पिछली बार थे साल पहले मिले थे, वो भी क्लब में, पर उस दिन आप ऐसे निकल गए कि फिर दोबारा मुझे मिले नहीं। आपको मेरा काम नहीं करना था तो बोलते, पर ऐसे मुझे इग्नोर करने की जरूरत नहीं थी। वही केविन जिसके सर पर गुस्सा सवार था। उसने गुस्से में अपने बॉडी गार्ड्स वायु से गन छीन ली और उसे नील के सर पर तानते हुए बोला, सच सच बता दे, क्यों मेरे गुस्से को बढ़ावा दे रहे हो? और उन पुरानी बातों को ना ही निकालोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम मुझे अच्छे से जानते हो, फिर भी ये बेवकूफी। नील अब उसका भी सब जवाब दे गया था। वो इतना ठंडा होकर बात करने की कोशिश कर रहा था, पर अब वो भी कम नहीं था। डॉक्टर नील तभी शांत होता जब तक सामने वाला उससे इज्जत से बात करे, पर जब उसकी इंसल्ट बार बार की जाती है तब उसको कोई नहीं रोक सकता था। पर एक बार कोई बात बुरी लगी उसके बाद तो बस गुस्सा ही गुस्सा। नील दोनों हाथों से जोर लगाकर केविन को पीछे धक्का देकर कहा, ये क्या बदतमीजी? मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूं, ना कि कोई रोड साइड भिखारी। आप मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही केविन ने हाथों में पकड़ी से नीचे फायर किया। उस रूम का माहौल और भी डरावना हो गया था। केविन ने पलटकर गुस्से में वायु को देखा और उसे देखकर कहा, तुमने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की बताओ जरा डॉक्टर साहब को। नील की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। सामने वाले से जब केविन को कोई लेना देना नहीं लगता था, तभी वो ऐसी बात करता था। नील ने खुद को शांत किया और केविन को देखकर कहा, आप किसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो? मेरी, द नील अग्निहोत्री की। वो क्यों? क्वोट।
क्या आपको नहीं पता मेरे बारे में, इसलिए आपको अलग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ी? आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? जरा बताएंगे, ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई है हमसे? हमने गुनाह किया इसलिए एंग्री मैन हम पर आज इतने मेहरबान है कि उनको यहाँ आना पड़ा मुझसे मिलने, वो भी दूसरे देश में। केविन ने गुस्से में फिर एक बार नील को दीवार से लगकर खड़ा किया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, वही तुम्हारी टीम की डॉक्टर खुशी मेहता कहा है। अब नील का माथा सनक गया। उसने आंखें छोटी कर केविन को देखकर कहा, वो आप उसे कैसे जानते हैं? पर केविन ने फिर एक बार उसकी बात पूरी नहीं होने दी और उसके आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, डॉक्टर के साथ वो भी है। वो कहाँ है? नील के चेहरे की त्योरियां चढ़ गई थी। उसने अपने आप में कहा, इनको कहीं अलग अलग लड़कियों का चस्का तो नहीं लगा है? अब ये वो कौन है? मुझे बगैर नाम से कैसे पता चलेगा वो किसकी बात कर रहे हैं? उसने सब घरवालों की बातें सुनी थी। केविन की वाइफ बदल जरूर गई है, पर वो लड़की बहुत खूबसूरत है, पर वो उसे अपनी वाइफ नहीं मानता। उसने केविन को नासमझी में देखकर कहा, आपको उससे क्या काम? वो तो मैं खुद उसे 2 दिन से तलाश रहा हूं, इसलिए यही हूं। वो एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है, पता नहीं 2 दिन से कहां चली गई, मिल नहीं रही है, ना उसका फोन लग रहा है। पर 1 मिनट, आपको उसके साथ क्या काम है? केविन बड़े गौर से नील के चेहरे को देखे जा रहा था। नील का चेहरा ही उसका सच अच्छे से बयां कर देता था। केविन ने वायु को देखा और बाहर निकल गया, पर पीछे खड़ा नील अब भी खुद परेशान था। उसने जल्दी से आड़ू बढ़कर केविन के हाथों को पकड़कर कहा, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चल क्या रहा है और आप क्यों उसे ढूंढ रहे हैं? कहीं आपका हाथ तो नहीं है उसके गायब होने के पीछे? केविन जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा सुनु पलट कर नील को ठीक से ओबजर्व किया, फिर स्माइल कर बात बदलते हुए बोला, हाँ वो अदिति के इलाज के लिए उसकी जरूरत थी, इसलिए मैं उस ढूंढ रहा था। नील ने केविन के हाथों को छोड़ा और पलटकर डोर बंद करते हुए कहा, आपकी शादी हुए 2 साल हुए हैं, पर आज भी आप उस लड़की के पीछे पागल क्यों? उठी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? उसे डिवोर्स देकर खुद उस अदिति के साथ खुश रहो और उसे भी खुश होने, क्या पता उसका भी कोई आशिक होगा जिसकी वो बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। अनजाने में ही नील ने केविन की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। अब उसका अंजाम शायद बहुत बुरा होगा, जिससे खुद नील अनजान था। एक साथ 4 जिंदगियां बदल जाएगी। नील की बात ने केविन के दिमाग पर और गहरा असर किया। नील तो ऐसे ही बोल गया था, उसे क्या पता उसने बोली बात अभी के लिए केविन के प्रेजेंट सिचुएशन के लिए एकदम फिट है। नील ने पहले ये सब ऐसे कहा होता तो शायद केविन ऐसा ही करता, पर जब से उसे नील के दिल में मिष्टी के लिए जज्बातों का पता चला था 2 साल पहले, तब से वो गुस्से से पागल हो गया था। 2 साल पहले जो भी हुआ था मिष्टी के लिए अच्छा नहीं बुला साबित हुआ। आज तक मिष्टी उसकी सजा भुगत रही थी। लगभग डोर पर खड़े केविन ने रूम अंदर आते हुए नील को गर्दन से पकड़ लिया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, मैं क्यों उसे छूने लगा? बीवी है वो मेरी। नील की इस बात ने केविन के गुस्से को और बढ़ा दिया था। नील गले से केविन के हाथों को हटाते हुए लड़खड़ाते शब्दों में बोला, हाँ आपकी ही वाइफ है, मैंने कब कहा वो मेरी है? अब केविन ने नील के गर्दन को छोड़ा, फिर उसने कोई और बात नहीं की। क्या होगा आगे केविन बताएगा। मिष्टी वही लड़की है जिससे उसने प्यार किया था, वो उसकी बीवी है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। डॉक्टर वसीम का गुस्सा। हॉस्पिटल इकोनॉमी। डॉक्टर वसीम का केबिन। तुम लोग उसकी टीम से हो तो ऐसे कैसे हो सकता है? तुमको पता नहीं डॉक्टर मुखर्जी गायब हो गई है? तुम लोग करते क्या हो? ऐसे ही तुम्हारे टीम का एक मेंबर गायब होता है और आप लोग कहते हो आपको पता नहीं। वाह भाई, ऐसा होता है टीम स्पिरिट। डॉक्टर वसीम का गुस्सा तो आज पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को सहना पड़ रहा था। आज पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ उनके केबिन के पास वाले मीटिंग रूम में मौजूद थे। डॉक्टर मुखर्जी 2 दिन से काम पर नहीं थी, इसलिए इतना सब हो रहा था। ना ही उसने लीव के लिए कोई एप्लीकेशन सबमिट किया था। ये हॉस्पिटल का रूल था, कोई भी बगैर एप्लीकेशन सबमिट किए गैर हाजिर नहीं रह सकता था। डॉक्टर राधा जी, आप उनके केबिन में ही होती है ना? तो आप क्या कहना चाहती हो उनके ना होने की बात पर? सबसे पीछे खड़ी डॉक्टर को वसीम ने बड़े रूखे स्वर में पूछा था। डॉक्टर राधा सर झुकाए खड़ी हुई थी, पर अगले पल उसने डॉक्टर नयन को देखा जो उसे ही बड़े इत्मीनान से देख रहा था। डॉक्टर वसीम डॉक्टर राधा को टोंट करते हुए बोले, हर बार तो बड़ी उनकी वकालत रहती है आप, इस बार क्या हुआ? हॉस्पिटल में किसी को भी नहीं पता था डॉक्टर मुखर्जी मैरिड है, सब उसे अनमैरिड ही समझते थे। मिष्टी नहीं छुपाना चाहती थी, पर अपने पति की स्ट्रिक्ट वार्निंग थी, उसे दोनों के शादी की बात कहीं भी कहने का हक नहीं था। वो बताती तो शायद डॉक्टर वसीम के नजरों से छूट जाती, पर यहां मिष्टी बुरी फंसी हुई थी। ना वो शादी की बात बता सकती थी, ना वसीम के चंगुल से निकल सकती। शादी का बता देती तो पति कौन है ये भी बताना पड़ता उसे। डॉक्टर वसीम ने सबको देखा, पर उसे किसी को भी देखकर नहीं लगा था कोई जानता भी है डॉक्टर मुखर्जी कहाँ गई है। पूरे 40 मिनट वो मिनटी चली थी। डॉक्टर वसीम ने सबको जाने के लिए कहा था, पर उसका गुस्सा मिष्टी के लिए बढ़ता ही जा रहा था। पता नहीं इस बार वो जब ड्यूटी पर वापस आएंगी तब क्या नई सजा उसके लिए यहाँ रेडी रहेंगी। दूसरी तरफ
जाओ बेटा, आप दोनों वहां पर एक गेस्ट रूम है, आप दोनों फ्रेश होकर आना, तब तक मैं दोनों के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। और अपने हाथों में लाए गए कपड़े दोनों को दिए थे। मिष्टी और खुशी दोनों भी बड़ी हैरान थी ये देखकर उनके हाथों में पकड़े कपड़े दोनों के साइज के ही थे। वो औरत, उसका नाम फातिमा था। उन्होंने बड़े गौर से मिष्टी को चेहरे को देखा, फिर दोनों को फ्रेश होकर आने के लिए कहा। उनका ये जेस्चर मिष्टी को बहुत पसंद आया था, क्योंकि उसे ऐसे प्यार तो कभी नहीं मिला। पर खुशी ना जाने क्यों गहरी सोच में चली गई थी। उसे पता नहीं क्यों, पर यहाँ आते ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पर उसने मिष्टी के चेहरे पर स्माइल देखी तो उसका मूड भी अच्छा हो गया था। शायद पहली बार किसी ने इतने प्यार से उसे ट्रीट किया था। दोनों लड़कियां एक गेस्ट रूम के अंदर चली गई थी। दोनों बुरी तरह शॉक्ड हो गई थी। उस रूम को देखकर उनको लगा ही नहीं था, बाहर से इतना सिंपल दिखने वाला घर अंदर से इतना खूबसूरत और लग्जरियस होगा। यहाँ फातिमा जी किचन के अंदर चली गई थी। वो ये सोच रही थी, दोनों को खाने के लिए क्या बनाए। उनके मन में रहे सवालों को लगाम लगा वो बाहर की डोर बेल की आवाज ने उन्होंने दीवार पर देखा। तभी बाहर से डोर बेल बजी। वो औरत फिर से किचन से बाहर निकल आई, पर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शायद उसे पता था अभी इस समय कौन आने वाला है या आ गया है। डोर खोलते ही सामने खड़े शख्स ने अंदर आकर एकदम से उस औरत को गले लगाकर कहा, मिस यमा। पर अगले ही पल वो लड़का घर के बाहर सीढ़ी पर पड़ा हुआ था। वो रेडी नहीं था इस हमले के लिए, पर खुद को उसने गिरने से जरूर बचा लिया था। उसने हैरान होकर सामने देखकर कहा, अरे मॉम, बचपन की आदत है, अब वो ऐसी थोड़ी ना जाएगी। 5 साल 22 सालों को भारी नहीं पड़ सकते हैं। सामने खड़ी फातिमा जी कमर से पल्लू टककर गुस्से में उस लड़के को देखकर बोली, सारे काम याद रहते हैं, बस एक अपनी माँ के। पर वो औरत मुंह पर हाथ रखकर खुद को कोसने लगी थी। उन्होंने ये क्या बोला, खुद तो बच्चे को टोकती रहती है, बार बार उसे माँ ना बुलाए, पर वो खुद भूल गई है। उन्होंने चोर नजरों से फर्श पर पड़े लड़के को देखा। हाइट 6 और 3 इंच, बॉडी बिल्डर की तरह उसकी पर्सनैलिटी, काली गहरी आंखें, काले घने बाल, जिसकी एक चोटी भी पीछे बंधी हुई थी, हल्की सी बियर्ड जो उस सांवले रंग को और भी फब रही थी। उसे कोई देखता बस देखते रह जाता था। फातिमा, खुद से तुम ही चाहती हो वो तुझे मॉम कहकर बुलाए, पर मिट्टी तो तुमने ही खा ली है। खुद भी माँ बोलकर सच तो है, 20-25 सालों की आदत ऐसी थोड़ी ना जाएगी। पर अगले ही पल वो लड़का जिसने उनके एक्सप्रेशन नोटिस कर लिए थे, वो बड़े जोश से अपनी जगह से खड़ा होकर हंसते हुए बोला, देखो आपको भी वही आदत है, फिर मुझे डांटते रहती है आप, कितनी बुरी है माँ आप। वो औरत उसकी बात बीच में काटकर बोली, हम लोग एक ही शहर में रहते हैं अरमान शाह, पर आप हो कि आते ऐसे हो जैसे आपको अपनी माँ के लिए भी आपके पास समय नहीं है। एक शहर में होते हुए भी तुम मुझे मिल नहीं सकते हो, ऐसा क्या काम करते हो। वो लड़का कुछ कहता फातिमा जी फिर से भड़क उठी थी। उन्होंने अरमान को आंखें दिखाते हुए कहा, हमने कहा है अरमान, आप वो काम छोड़ दो। कितनी बार कह चुके हैं हम आपसे, पर आप हमारी बात नहीं सुनते हैं। पर वो लड़का जो अभी मस्ती करते हुए स्माइल कर रहा था, उसके चेहरे की वो स्माइल चली गई थी। वो एकदम से घर के अंदर आकर अपने रूम की ओर जाते हुए बोला, माँ आप आते जाते फिर मेरे काम पर क्यों आती है। पता है ना, अब मेरा पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। और आप एक बात और भूल रही है, उस काम की वजह से हम आज ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। फातिमा जी डोर बंद कर पलटकर आंखों में आंसू लिए जाते हुए लड़के के पीठ को देखकर बोली, हाँ पता है, पर अब हमारे पास जितना है वो बस है, और की हमें जरूरत नहीं है हमें। अरमान अरमान जो अपने रूम के डोर पर खड़ा था, उसने पलटकर अपनी माँ को देखा, फिर स्माइल करते हुए बोला, आप समझ नहीं रही है, ये उनका वसूल नहीं है, ना हमारे खुश में गद्दारी है। वहां एक बार जाने वाला उस मायाजाल से बाहर नहीं निकल सकता, और कोशिश की तो शायद उसकी बॉडी ही बाहर जा सकती है, पर जिंदा इंसान नहीं। फातिमा जी के दिल में एकदम से दर्द उठा था। वो आज भी वो सच्चाई नहीं अपना पा रही थी, पर उनके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। करीब 6 घंटे बाद, रात के 7 बजे थे, लगभग अंधेरा छा गया था। अरमान अपने रूम से बाहर निकल आया था। कितनी बार आकर फातिमा जी ने डोर पर नॉक किया था, पर अरमान का गुस्सा तो बेहद खराब, उसने पूरे 6 घंटे खुद को अंदर बंद ही रखा था। अब लाइट्स ऑफ हो गई थी, तब वो बाहर निकल आया था, क्योंकि फातिमा जी के अंधेरे से डर लगता था। 2 दिन पहले ही घर का इन्वर्टर काम के लिए भेजा गया था, इसलिए अब अंधेरा ही था। अरमान ने अपने हाथों को देखा, वो तो फोन रूम के अंदर ही भूल गया था, पर उसे अभी फातिमा जी की फिक्र सता रही थी, इसलिए वो किचन की ओर चल पड़ा। अब आप सोचेंगे वो कैसे अंधेरे में चल रहा है। हम अगर एक जगह पर ज्यादा दिन रहे तो हम हर जगह अच्छे से समझ सकते हैं, वो भी आंखें बंद करके भी। वही अरमान ने किया और वैसे ही चलता हुआ किचन में आ गया था। अरमान बगैर कहे ही किचन में खड़ी औरत के गले लग गया था। तभी एकदम से लाइट्स आ गई थी। अरमान एकदम से 2 कदम पीछे हट गया था। उसने जल्दी से पूछा, कौन है तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो। ये कहते हुए उसने अपनी गन निकालकर उसकी ओर पीठ किए शख्स पर तान दी थी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14। कुछ एहसास। लंदन। दूसरी तरफ
आंखें बंद करके केविन ने सोफे पर लेटकर खुद को शांत करने की कोशिश की, पर नहीं हो पा रहा था। उसके आंखों के सामने वही चेहरा, दुल्हन के लिबास में खड़ी वो लड़की आ रही थी, जिसका चेहरा उसने पहली बार उस बर्तन में देखा था। फ्लैशबैक। मासूम फेस, आंखें पूरी ग्रीन जो बेहद खूबसूरत थी। उस लाल जोड़े में आज भी केविन के आंखों के सामने मिष्टी का वो मासूम फेस आता तो वो खुद भी मुस्कुरा जाता। पर फिर भी खुद को अरेंज मैरिज से दूर रखना था। उसे पसंद नहीं थी अरेंज मैरिज, पर आज उसने वो सब किया घर वालों के लिए। वही उस ऋतुजा की जगह दूसरी लड़की को देखकर उसे गुस्सा कम तो आया था। एकदम से केविन के चेहरे पर मुस्कान खिल गई थी जो उसे भी पता नहीं चली थी। वो कौन है? पर शायद ये लड़की भी उसके साथ उसकी मिली भगत में शामिल है। यही सोचकर बगैर किसी से बात किए वो वहां से निकल गया था। उसके चेहरे पर नजर जो कब से केविन लगाकर खड़ा था, वो तो साइड खड़े लोगों की हो रही बातों से ख्यालों से बाहर निकल आया था। फिर करीब आधे घंटे बाद लौटा, उसके साथ भरत जी भी थे। वो भी पूरी तरह से शॉक थे ऋतुजा की जगह मिष्टी को देखकर। पर अब जो हो गया था वो बदला नहीं जा सकता था। भरत जी ने बड़े प्यार से मिष्टी को समझाया वो नहीं चाहते थे। वो उसका सपना पूरा किए बगैर ही दुल्हन के लिबास खड़ी थी। मिष्टी के साथ साथ उनके भी अरमानों पर पानी फेर गया था। भरत जी तो मानिक जी के रिक्वेस्ट पर मिष्टी को छोड़ गए थे। उन्होंने उनकी बात मान ली थी। शायद उनके कुछ ज्यादा ही उपकार थे उनके ऊपर। उसके बाद जो भी सच्चाई सामने आ गई, सबके होश उड़ गए थे। भरत जी भी कम गुस्सा नहीं हुए थे, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। दोनों मां भांजी में क्या बातें हुई किसी को भी पता नहीं थी। केविन ने मिष्टी के हाथों को पकड़कर उसे वहां से ऊपर बने एक रूम में ले गया था। सारी सच्चाई जानने और बताने के लिए। उसकी आंखों में भड़क रही ज्वाला देखकर मिष्टी पहली ही डर गई थी, पर फिर भी उसने अपने डर पर काबू कर सारे सवालों के जवाब अच्छे से दिए थे और केविन के आजादी को भी नकारा था। आज तक किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी वो केविन सिंघानिया को नहीं करे, पर ये लड़की। गुस्से का घुट पीकर केविन वहां से चला गया था। इसमें इसकी नहीं, उस लड़की की गलती थी और केविन सिंघानिया का वसूल था। किसी भी निर्दोष को वो सजा नहीं देता था। वहां से निकलने के बाद सबसे पहले केविन ने वायु के काम पर लगाया था। उसके बाद वो चेक को भी उन लोगों ने सील कर दिया था। वो अकाउंट ही ब्लॉक करके उसके बाद 4 महीने तक वो घर नहीं आया था। ऑफिस में काम कर रहे केविन का फोन रिंग हुआ और केविन ने नंबर देखते ही फोन उठा लिया था। दूसरी तरफ से नील की मम्मी की रोती आवाज सुनकर केविन ने उनसे बात की। उसके बाद जो पता चला वो सुनकर केविन का गुस्सा और भी बढ़ गया था। उसके बाद उसने नील के फोन किया था, जो लगातार 10 दिन से देवदास बनकर बस नशे में धुत हुआ पड़ा था। फिर भी उसने अपना फोन उठाया, पर उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। उसकी ऐसी आवाज सुनकर केविन और भी गुस्सा हो गया था। यही सब तो केविन को पसंद नहीं था, जो पूरे नशे में लग रहा था। इतना बड़ा डॉक्टर बनने वाला आज उसकी ये हालत, बस उसकी हालत की वजह है एक लड़की। कहीं सच में वो कोई गलत कदम ना उठा ले। केविन ने सारे काम छोड़े और उसके नंबर को ट्रेस कर उसका लोकेशन निकालकर उस क्लब में आ पहुंचा था। ओह एंग्री मैन, प्लीज सपोर्ट एंड हेल्प मी। आप मुंबई पर राज करते हो, तो क्यों ना आप मेरी हेल्प क्यों नहीं करते उसकी फैमिली और उसे ढूंढने के लिए। उसके बाद उसने नील के मुंह से सुना वो उसकी मदद कर दे। जर्मनी में मिली लड़की के बारे में सब कुछ नील ने बताया था। 4.5 सालों तक उसने 3 बार प्रोपोज किया था, पर उसे हर बार रिजेक्शन मिला। तो क्यों उसे लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज पर भरोसा है। ऐसे कहकर नील फुट कर रोया था, जो वो उन 4 सालों में नहीं हारा था। 10 दिन से उसका पता नहीं मिलने पर वो कुछ ज्यादा ही डिसपॉइंटेड हो गया था। उसे उसकी होप मिटती नजर आ रही थी। फिर भी वो उसकी फैमिली के ढूंढना चाहता था, पर उसे उसके नाम और सरनेम के सिवाय कुछ नहीं पता था। इसलिए नील ने केविन के पैरों के पास बैठी और उसे प्रोमिस मांगने लगा, पर केविन की आदत थी पूरी बात सुने बगैर वो कभी किसी का काम नहीं करता था, जब तक वो सही ना लगे। केविन ने नील को उठाकर सोफे पर बिठाया और लड़की की नाम पूछा, पर जब उसने वो नाम सुना, नील के बालों को सहला रहे हाथ अपने आप रुक गए। केविन ने ये कभी नहीं सोचा था नील अग्निहोत्री उसकी बीवी मिष्टी मुखर्जी से पिछले 5 सालों से प्यार करता है। पहली बार बीवी के लिए कोई फीलिंग ना रखने वाले शख्स ने दूसरे के मुंह से उसकी तारीफ और नाम सुनकर पागल हो गया। वो भी तो उसे एक पल देखकर खुद को भूल गया था, पर आज ये सब सुनने के बाद नील की दीवानगी देखकर एक पल वो उसे खो ना दे। उसके दिल में पहली बार कुछ जलन का एहसास हुआ था। एक पजेसिव पति बाहर आ गया था। बगैर कुछ सोचे समझे केविन ने मुंह खैसे शराब की बोतल लगा ली थी। आज तक कभी उसने शराब को हाथ नहीं लगाया था। उसके बाद जो हुआ उसके नजरों के सामने आता गया। उसका नशा शराब से भी बड़ा था। क्या ये पहली नजर का प्यार? एकदम से केविन ने आंखें खोली और उठकर बैठ गया। वो खुद गहरी उलझन में पड़ गया था। उसके दिल में अलग सा दर्द उसे महसूस हो रहा था। उसे अपने बनाए गए रूल तोड़कर चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शायद मेल ईगो सबसे बढ़कर था उसके लिए। केविन होटल से उस घर में आ गया था जहां उसने मिष्टी को रखा था, पर उसे वो बार बार वही दिखाई दे रही थी। केविन गुस्से में सोफे से उठकर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि यहां उसे उसकी याद सता रही थी। इन दिनों में वो कुछ ज्यादा ही पागल हो गया था।
उसके पीछे उस एक रात ने उसके सारे प्लानिंग प्लॉटिंग पर पानी फेर दिया था। और वो वही रात थी। वो क्या चाहता है वो खुद नहीं जानता है। क्यों उसकी बेचैनी उसके करीब आने से कम होती है। लाल आंखों से आसमान की तरफ मुंह करके केविन जोर से चीख पड़ा, वो बस मेरी है और मेरी रहेगी। शायद वो अपनी बात को झूठा साबित नहीं होने देना चाहता था। उसे अरेंज मैरिज पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसके साथ अलग हो रहा था। क्या होगा आगे? क्या सच में केविन करता है मिष्टी से प्यार? अपनाएगा केविन मिष्टी को? तो क्यों वो खुद को उसको बताने से और सबके सामने आने से रोक रहा है? दोनों में से कौन जीतेगा? शादी पर भरोसा करने वाली मिष्टी या लव मैरिज पर भरोसा करने वाला केविन? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15। इंफॉर्मेशन। लंदन। दूसरी तरफ होटल एडवांटेज। अपने रूम से बाहर निकल रहे नील का मूड कल से खराब हो गया था। उसे केविन सिंघानिया का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पर अभी नील के पास उसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उन लोगों को 3 दिन पहले ही इंडिया लौटना था, पर डॉक्टर खुशी के मिसिंग होने की वजह से वो लोग जा नहीं पा रहे थे। वहां भी कितनी सारी सर्जरी और केस पेंडिंग पड़े हुए थे। नील ने हाथों में ली सारी इंफॉर्मेशन चलते चलते ही देख ली थी। जहां जहां 2 दिन वो लोग विजिट के लिए गए थे, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो हो गई, पर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला था नील किसी नतीजे पर पहुंच जाए। एयरपोर्ट पर से भी कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी, पर खुशी ऐसे कहीं नहीं जा सकती। भले ही खुशी को कोई अच्छे से नहीं जानता था, पर वो खुद उसे अच्छी तरह जानता था। इंडिया भी फोन करके पूछा गया था। शायद क्या पता वो चली गई हो, पर वहां से भी कुछ पता नहीं चला। सबके पासपोर्ट उनके टीम मेंबर के पास थे। वो ऐसे कैसे जा सकती है? खुशी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो अपनी प्रॉब्लम से निकलना अच्छे से जानती है। नील अपने असिस्टेंट और बाकी लोगों के साथ ही होटल से बाहर निकल आया था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह स्माइल नहीं थी। शायद वो हंसना भूल गया। अब वो बिल्कुल बदल गया था। शायद 2 सालों में उसने खुद को बदल लिया था। उसके चेहरे पर एक सिंसियरिटी नजर आती थी। अपने काम के लिए वो कुछ ज्यादा ही डेलिकेट नजर आ रहा था। तुम लोगों ने वहां देखा जहां जहां उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। पर नील का समाधान हो ऐसा जवाब किसी के भी पास नहीं था। डॉक्टर खुशी उसकी टीम की डॉक्टर ही नहीं, मिष्टी की सबसे खास दोस्त थी। नील ने उसे मिलने पर सबसे पहले उसके हॉस्पिटल में काम करने के लिए ऑफर किया था। शायद खुशी उसके साथ रही तो कभी ना कभी मिष्टी उसको मिलेगी। खुशी आने के बाद कुछ ऐसी थी जिनको जलन होती थी। वो नहीं चाहती थी वो लड़की जो चली गई है वो वापस भी आए और उनके साथ इंडिया चले। पिछले 1 साल से खुशी उसके साथ ही काम कर रही थी। खुशी के सिवाय नील किसी से भी इतनी बातें नहीं करता था। वो उसकी क्लासमेट्स भी थी। नील ने आज हॉस्पिटल जाने का डिसाइड किया था। वहां उस हॉस्पिटल से ही उसकी एक डॉक्टर गुम हो गई थी। 2 दिन से उसने छानबीन की, पर नतीजा एक ही निकल कर आ गया। अब उसे अपनी बॉडी गार्ड्स की टीम को बुलाकर काम पर लगाना पड़ा था। पर फिर भी कोई बात नहीं बनी थी। एक दिन हो गया था। असिस्टेंट वाहिद डॉक्टर, हम यहाँ किसी को काम दे तो मतलब जो यहाँ के लोग होंगे उनको यहाँ का सब कुछ पता होता है। हमारा काम आसान होगा। दूसरी तरफ अरमान शाह का घर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था अरमान की मां को अंधेरे से डर लगता था, इसलिए लाइट्स चले के जाने के बाद वो जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल आता है। उसने सीधे किचन की और अपने पैरों को बढ़ा दिया था। जब भी दोनों में ऐसी अनबन होती तो फातिमा जी बात नहीं करती थी। वो गुस्सा होकर बैठ जाती थी। आज भी वही होगा, इसलिए अरमान अपनी मां का गुस्सा कम करने के लिए खुद किचन की ओर चला जाता है। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। अरमान भी यही सोच रहा था। लाइट्स ऑफ हो गई, पर उसकी मां अभी तक चीखी क्यों नहीं? शायद वो आज ज्यादा गुस्सा हो गई है, इसलिए वो ऐसी बिहेव कर रही है। अरमान को बुरा भी लगा, पर उसने ख्यालों को छोड़ा और किचन के अंदर चला आया। वहां परछाई खड़ी दिखी थी। अरमान के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने बगैर सोचे ही पीछे से जाकर उस परछाई को गले लगा लिया था और प्यार से कंधे पर सर रखकर बोला, सॉरी डिसअपॉइंटेड। पर उसे कुछ अजीब लगा था। अरमान अपने मन में सोचने लगा, आज उसकी मां की कमर इतनी पतली कैसी हो गई है? और उस परछाई के गले लगाने के बाद उसे एक अलग ही स्मेल आ रही थी, जो शायद खड़े इंसान के बॉडी की वो नेचुरल स्मेल थी। अरमान बंद आंखों वो स्मेल अपने अंदर महसूस करना चाहता था। एकदम से अरमान की बंद आंखें खुली, तब जाकर अरमान ने किचन के अंधेरे में किसी और को गले लगाया है उसे लगा, पर अगले ही पल एहसास हुआ और अरमान 2 कदम पीछे हट गया। अपने ख्यालों में खोए अरमान के कानों में जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी थी। अब भी लाइट्स ऑफ थी। इधर मिष्टी भी शॉक्ड हो गई थी। उसकी बॉडी अकड़ सी गई थी। मिष्टी जो किचन में पानी लेने चली आई थी, उसकी भी चीख निकल गई थी। ऐसे अनजान के गले लगाने से वो भी एक पल शॉक्ड रह गई थी। पीछे हटते ही अरमान ने कमर के पीछे रखी गन निकाल ली और उसकी और पीट करके खड़ी लड़की पर पॉइंट करके बोला, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? उसे लगा कोई उसके घर में घुस आया है। मिष्टी तो अब भी होश में नहीं थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसके साथ ये पहली बार हुआ था। अगले ही पल उसके दिमाग में एक ही बात आ गई थी, इतने प्यार से गले उसे किसने लगाया था? तभी किचन के डोर पर और 2 लोग आकर खड़े हो गए थे।
फातिमा जी पीछे से आगे आते हुए बोली, क्या हुआ मिष्टी बेटा, आप इतनी जोर से क्यों चीखी? अरमान तो पलटकर खड़ी लड़की का चेहरा देखते ही रह गया। तब तक पीछे से आई दोनों भी आगे आकर मिष्टी के पास खड़ी हो गई थी। ये वही दो लड़कियां थी जो उसकी पूरी गैंग को मिली थी, पर उस समय उसने चेहरे पर मास्क लगाया था। ये सोचकर ही अरमान के चेहरे पर राहत आई थी। मिष्टी की तो ऊपर सर करके देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर सामने खड़ी खुशी तो एकटक अरमान को देख रही। शायद उसे वो शख्स कहीं देखा हुआ लग रहा था। तभी उन्होंने अरमान के हाथों में देखा। अरमान ने भी जल्दी से गन पकड़े हाथों को पीछे खींच लिया था, पर फिर भी फातिमा जी ने उसे घुरकर देखा। पर अरमान की नजरें अब भी दोनों लड़कियों पर ही टिकी हुई थी। उसने मन में सोचा, रात में वो पर दोनों लड़कियों की हालत खराब हो गई थी। गन देखकर उनको लग रहा था उनकी हालत आज ऐसी हो गई थी कि आसमान से टपका खजूर में अटका। करीब 20-25 मिनट बाद चारों लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। फातिमा जी ने अरमान को सब कुछ बताया था, जो मिष्टी ने बताया था। अरमान की नजरें रहकर मिष्टी के गुलाबी चेहरे पर जा रही थी। मिष्टी को वहां पर बैठने में भी अजीब लग रहा था। उसने एक बार सर नीचे किया, उसके बाद उसने नजरों को ऊपर उठाकर देखा नहीं था। मिष्टी ने अपने पति का नाम किसी को भी नहीं बताया था। बस खुशी को छोड़कर जितना यकीन उसे खुशी और मामाजी पर था, उतना आज तक उसे किसी पर भी नहीं हुआ था। जब भी मिष्टी को ऐसा लगता तब वो सामने वाले शख्स को ऐसे ही आधी बातें बता देती थी, पर जो भी बताई वो सच तो था ही। दोनों लड़कियों ने बर्तन उठाकर किचन में ले गई थी। वो दोनों भी अरमान के सामने रुकना नहीं चाहती थी। खाना खत्म होने के बाद फातिमा जी ने दोनों लड़कियों को सोने के लिए भेज दिया। इधर खुशी मिष्टी का हाथ पकड़कर बोली, हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए? देखा नहीं वो लड़का हमें कैसे घूर रहा था, और उसे देखकर तो लग रहा है हमने उसे कल रात देखा ही तो देखा है। उस लड़के का नाम आते ही फिर एक बार मिष्टी को थोड़ी देर पहले जो हुआ सब कुछ एकदम वैसे का वैसे याद आ गया था। उसकी बॉडी पूरी तरह से स्टीफ हो गई थी। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था ये उसकी बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो कैसे बेवकूफ की तरफ चुपचाप खड़ी थी। दोनों भी सहेलियां बैठी थी, पर दोनों के मन में अलग अलग विचारों ने कोहराम मचाया हुआ था। दूसरी तरफ माँ, आप ऐसे कैसे किसी भी राह चलते लोगों को घर में रख सकती है? आप कभी कभी अकेली होती हो, ऐसे किसी को भी घर में ले आना किस एंगल से सही है? पर फातिमा जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस चुपचाप अरमान को बोलते हुए देख रही थी। अरमान, माँ आपसे बात कर रहा हूँ, आप बोलते क्यों नहीं हो? थोड़ी देर बाद फातिमा जी ने कुछ एक लाइन ही कही, पर वो अरमान के होश उड़ाने के लिए काफी था। फातिमा जी, तुम शादी करो उसे, वो एक अनाथ है, बड़ी प्यारी बेटी भी होगी। अरमान जो फोन पर कुछ टाइप कर रहा था, वो एकदम से अपनी नजरें फोन की स्क्रीन से हटाकर मुंह खोले अपने सामने खड़ी औरत को देखकर बोली, ये आप क्या बोल रही हो? आपको पता भी है क्या कह रही है आप? आपको अच्छे से पता है मैं ये कभी नहीं करने वाला। अब आप किसी राह चलती लड़की को ले आई और मुझे कह रही हो शादी करो। अरमान, कहीं आपने उन लोगों को उसी वजह से यहाँ तो नहीं रखा है? फातिमा जी ने सर हिलाया और अरमान को देखकर स्माइल करके कहा, क्यों नहीं, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। तुम भी उसकी खाली जिंदगी में खुशियों की बरसात करो, ऐसे होने से तुम। स्टॉप मॉम, एकदम से अरमान चीखा। उसने अपने दोनों हाथों से सर को पकड़कर कहा था, आपको असली बात पता है, फिर भी आप ये कैसे बोल सकती हो? फातिमा जी, क्या मतलब है? अरमान अब बेड पर बैठ गया था। उसने दोनों हाथों से अब भी सर को पकड़ कर रखा था। वो सोच रहा था अपनी माँ को कैसे एक्सप्लेन करे। तभी अरमान का फोन रिंग हुआ था। अरमान ने कानों में लगे ब्लूटूथ को ऑन किया था, और अगले ही पल फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई थी, डेविल आप कहाँ हैं? वो हमें एक काम मिला है, आपको उनके साथ मीटिंग करनी होगी। अरमान ने हाँ में सर हिलाया और वो अभी आ रहा है। ये कहकर वो बेड से खड़ा हुआ। फातिमा जी जो चुप थी वो बोली, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? अरमान फातिमा जी के पास आकर उनको गले लगाकर बोला, वो काम आया है, बस वही देखने जा रहा हूँ। मैं आज आ पाऊंगा कि नहीं, पर आज के बाद ऐसे अनजान लोगों को घर में मत रखवा लेना। और हाँ, जल्द से जल्द इनको यहाँ से भेज दो। किसी भी अनजान को हम अपने यहाँ ऐसे रख नहीं सकते हैं, ये यहाँ के रूल के खिलाफ है। ये कहकर अरमान चला गया। फातिमा जी वही अपने रूम जाकर सोने की कोशिश करने लगी थी, पर आज उनके आंखों में नींद दूर दूर तक कहीं भी नहीं थी। इधर गेस्ट रूम में मिष्टी और खुशी दोनों भी 2 से 3 दिन से बस यहाँ वहाँ भाग रही थी। पेट भर खाना भी आज दोनों को 3 दिन बाद मिला था, इसलिए बात करते हुए दोनों की आंख कब लग गई उनको पता भी नहीं चला। क्या होगा आगे, क्या करेगी दोनों फ्रेंड? कहीं और किसी मुसीबत में फंसने तो नहीं वाली ये लड़कियां? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16। मैटिंग। मैटिंग नोट सॉरी, वो हीरोइन के ग्रे नहीं ग्रीन आइज है, और हीरो की ग्रे कलर की है। अब आगे लंदन। छोड़ो उसे, मेरे होते हुए मैं तुम्हें उसे लेकर नहीं जाने दूंगी। छोड़ो कहते हुए जोर जोर चीख रही। खुशी की आंखें एकदम से खुली और वो उठकर बैठ गई। उसकी सांसें 100 की स्पीड से चल रही थी, पर वो कहाँ है ये देखकर उसे समझ आया ये तो एक सपना था। चेहरे पर आया पसीना और घबराहट दूर होने के बाद उसने अपने पास सोई लड़की को देखा।
वो आज भी वैसी ही थी जैसी 2 साल पहले हुआ करती थी। पर अब उसकी हालत क्या हो गई थी? सोचते हुए खुशी 3 दिन पहले ख्यालों में खो गई थी। क्लब तो वो बड़ी मुश्किल से चली थी। जाते ही खुशी ने उसे ड्रिंक ऑफर किया था। पर पहले तो मिष्टी ने नहीं कहा था। पर खुशी ने उसे कन्वेंस किया बहुत दिनों बाद मिली प्यारी दोस्त के खातिर उसे करना होगा। उसके बाद दोनों ऊपर बाकी लड़कियों के साथ नाचने लगी। ये सब मिष्टी ने पहली बार किया था। उसे आज सच में उस कैद से आजादी मिली है यही लग रहा था। बाकी वहां पर खड़ूस लड़के कुछ ज्यादा ही क्लोज होने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए खुशी उसे नीचे एक टेबल पर लेकर आ गई थी। पर मजे की बात यह थी, उसे याद कुछ भी नहीं था। दोनों ने नहीं, बस मिष्टी के हाथों में ड्रिंक था। खुशी तो बस सॉफ्ट ड्रिंक लेकर बैठी हुई थी। दोनों बहुत करीब थी। मिष्टी का चेहरा में डोर की तरफ ही था। पहली बार पीने की वजह से उसे सब कुछ घुमाता नजर आ रहा था। पर यहाँ पर केविन ने जानबूझकर मिष्टी को अपना चेहरा दिखाया था, वो क्या रिएक्ट करती है देखने के लिए। तभी मिष्टी ने आंखें मली और टेबल पर आगे झुककर खुशी के कानों में बड़बड़ाते हुए कहा, देखो शैतान का नाम लिया और वो हाजिर है। उसे हिचकियां भी आ रही थी, फिर भी वो रुक रुक कर बोले जा रही थी, देखो कैसे देख रहा है। मुझे कहता है तुम मेरी बीवी कहने लायक नहीं हो, पर अब क्या है, पास है तो उसे ऐसे ही छोड़ना सही नहीं होगा। इसलिए अपनी बीवी होने का हक ले रहा हूं। क्या मैं अभी उसे जाकर हाथ लगाकर आओ? सच में वो है क्या? क्योंकि वो वैसे तो मुझे बस तभी हाथ लगाता है, उसमें एक हवस के सिवाय कुछ नहीं होता। क्या मैं उसे एक बार हक करके आओ? ये बात मिष्टी ने होठों का पाउट बनाकर कही थी। उसकी वो लाल हुआ फेस बेहद क्यूट लग रहा था। खुशी ने अब पलटकर देखा तो उसकी आंखें केविन पर टिक गई थी। उसने इसे कितनी बार हॉस्पिटल में देखा था। मिष्टी की बड़बड़ाहट शुरू थी। अपना नाम नहीं देना, पर मेरे साथ वो सब कुछ करना है, वो आज उस आसमानन में उड़ रहे पंछियों की तरह आजाद थी। पर केविन की याद आते ही रोते हुए मिष्टी बोले जा रही थी, वही खुशी ने हॉस्पिटल में ही जान लिया था। उसने बताया बस वही नहीं, बहुत कुछ है जो उसे दर्द देता है, और उसको अपने अंदर के दर्द को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा। सोचकर खुशी उसे यहाँ उसे दोस्त के बर्थडे पार्टी है ये कहकर लेकर आ गई थी। मुंह से सच्चाई बाहर निकालनी है तो उसे शराब पिलानी होगी। उसने तो बस नाटक किया था। पर मिष्टी ने सच में खुशी की बातों को सच मानकर उसे दर्द भूलने की औषधि समझकर गटागट पीली, बस और क्या था। उसके बाद उसका जो मुंह शुरू हुआ कि वो पूरी रात बस चलता ही रहा। पर 2 सालों में जो भी हुआ वो सब उसने खुशी को बताया। उसकी आवाज इतनी बड़ी हुई थी कि वो किसी की भी आंखें से छुप नहीं पा रहे थे। बाहर से आ रही आवाज की फुसफुसाहट सुनकर वो ख्यालों से बाहर निकल आई। खुशी ने मिष्टी के चेहरे पर हाथ फेरा और अपनी जगह से उठकर बाहर आई, पर उसने सामने जो देखा उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। दूसरी तरफ वही केविन को मिली इंफॉर्मेशन से केविन के आंखों में पहली बार डर भर गया था। कहीं उसकी भागी हुई बीवी किसी गैंग के हाथों में तो नहीं लग गई। रहकर उसके दिल में वही ख्याल आकर जा रहा था। वैसे भी यहाँ छोटे बड़े बहुत सारे ग्रुप है जो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। औरतें और लड़कियां हमेशा गायब होती है, खासकर इंडियन लड़कियां। अब केविन के मन में वही डर बैठ गया था। जब उसने एक ब्लैक होल गैंग के मेंबर को पकड़ लिया था, तब उसे ये पता चला और केविन की बेचैनी और बढ़ गई। उसके साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था। इसी डर की वजह से केविन ने यहाँ के पुलिस फोर्स की मदद लेने के बारे में सोचा था। उसे ये भी पता था उस लड़की को यहाँ का कुछ भी पता नहीं है। जब एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए उसे पता चला उसकी वाइफ उसके पीठ पीछे आज क्लब गई है, वो भी एक दोस्त के साथ, जल्दी से एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट कैंसिल कर वो वहां जाने के लिए निकल गया। होटल पैलेस के प्रेसिडेंशियल सूट के विंडो के पास खड़ा केविन 3 दिन पहले की यादों में खो गया था। पूरे रूम में सिगरेट की गंध फैल गई थी। क्लब के अंदर जाते ही उसने अपनी नजरें पूरे क्लब हाउस में दौड़ाए। कहीं सारे लोग 2 लड़कियों को देख नहीं बल्कि घूर रहे थे। इस पूरा टाइम केविन एक जगह पर खड़े होकर दोनों को देख रहा था। मिष्टी कितनी सिंपल रहती हो, वो बिल्कुल जन्नत से उतरी हुई परी की तरह लगती थी। इसलिए सबकी नजरें उस पर जल्दी आ जाती थी। ना चाहते हुए ही वो सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती थी। एक पल क्लब हाउस के मेन डोर पर केविन भी उसे देखता रह गया था। उस दिन उसे फिर से शादी वाली रात का वो सीन नजर आया था। तब भी वो उसे एकटक देखते ही रह गया था। उसकी नजर मिष्टी पर पड़ी, जो नशे में अपने दोस्त के कंधे पर सर रखे उसकी बुराई कर रही थी। उसे देखकर केविन की एम्ब्रोस सिकोड़ गई थी। उसने उसकी ओर कदम बढ़ाए ही थे कि उसकी नजर उसके साथ में खड़ी लड़की पर पड़ी जो उसे ही बड़े गौर से देख रही थी। पर अगले ही पल वो जोर से चिखी, भाग मिष्टी, आज इस कैद और उस शख्स से भागना होगा। इतनी दूर आवाज सुनाई नहीं देती पर केविन लिपसिंग समझता था। केविन के बढ़ते कदम थम गए थे। उसे बचकर भागना सोचकर ही केविन के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई। क्योंकि पिछली बार मिष्टी ने कोशिश की थी, वो कितनी जल्दी पकड़ी गई थी। वो थी उसके सामने पर उसने ऐसे दिखाया था। वो उसे देख नहीं पाया और 4 दिन बाद वो उसे मिली है। वो भी केविन के प्लान का हिस्सा था। पर इस बार सब कुछ उल्टा हो गया था। मिष्टी अकेली नहीं थी, उसके साथ जो लड़की थी वो मिष्टी से ज्यादा होशियार निकली, क्योंकि जब से वो लोग भागे थे, एक बार भी केविन के लोगों के नजरों में वो नहीं आई थी।
यही बात केविन को गुस्सा दिला रही थी। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसे पता चला था वो दोनों लड़कियां साथ थी जर्मनी में डॉक्टर की पढ़ाई करने। पहले तो केविन को ये सब नील का काम लगा, क्योंकि उसे मिली इंफॉर्मेशन में वो डॉक्टर तो नील के हॉस्पिटल की एक प्रोफेशनल डॉक्टर थी। उसकी बीवी तीनों भी एक साथ थे जर्मनी में। पर नील से मिलने के बाद केविन को ये जरूर पता चला उसकी बीवी से अभी तक नील मिला नहीं है। मिलता तो क्या होता, 2 साल पहले का वो दिन नहीं भूल सकता था। उस दिन उसके अंदर का पति बाहर निकल कर आया था। उस दिन नील के आंखों में मिष्टी के लिए बेपनाह मोहब्बत देखकर केविन का दिल जल उठा था। ना ही उसे अपनी बीवी मानना था, पर ना जाने क्यों उसका दिल उसे याद करता था। और उस दिन नील की बातों ने उसके दिल के अंदर एहसासों को जगाया था। और उसी दिन नशे के हालत में वो उसके साथ फिजिकल हुआ। उसी रात वो उसे लेकर अपने प्राइवेट जेट से लंदन आ गया। कहीं उसकी आदत ना लग जाए यही सोचकर वो उसके सामने 6 महीने तक ना ही उसे देखा और उसके करीब गया। वो कोई ऐसा शख्स नहीं था, इतनी सी शराब से दोनों के बीच क्या हुआ वही भूल जाए। पर कोई दूसरा उसके करीब ना जाए ये भी उसे लग रहा था। केविन अपने ही इमोशनलेस को समझ नहीं पा रहा था। वो क्यों उसकी और बार बार आकर्षित हो रहा है। शायद शादी होने की वजह से इन दिनों में तो उसकी रात कटती नहीं थी। पर उसके साथ होते ही वो खुद को बेहद शांत महसूस करता था। कहीं उसकी आदत ना लग जाए ये सोचकर वो जल्दी से वहां से निकल जाता था। उसे थोड़ा सा टॉर्चर करके वो दोनों के बीच दूरियां कायम रखने की कोशिश करता। देखते हैं कब तक खुद के इमोशनलेस को छुपाकर रखते हैं द केविन सिंघानिया। बाहर से डोर खोलकर वायु अंदर आ गया था। उसने पहले अपने नाक को रुमाल से ढक लिया था। ये इतनी गंध, मतलब उसका सीईओ बहुत स्ट्रेस में है। एक पल उसने सोचा इतनी फिक्र है तो उनको क्यों नहीं सबके सामने बीवी मानते, क्यों खुद को उनसे दूर रखते हैं। उसके आगे वो यहाँ और रुका रहा था, शायद उसकी जान ही चली जाएगी। झट से वायु ने सारी विंडो ओपन कर दी। उसके बाद सीईओ सर, वो लोग आ गए हैं, वायु ने कहा और केविन ख्यालों से बाहर निकलकर सोफे पर रखा कोट उठाकर पहनकर उसके बटन लगाते हुए अपने रूम से निकल गया। यहाँ पर मीटिंग हॉल में कई सारे लोग मौजूद थे, पुलिस के साथ साथ और भी कई सारे लोग जो अंडरग्राउंड रहकर काम करते थे। कुछ ऐसे लोग भी उसमें शामिल थे जो ये सोच रहे थे उनको इतनी रात को मीटिंग में बुलाने वाला शख्स है कौन, जिसने बस 1 घंटे के अंदर सबको यहाँ आने के लिए कहा था। सब आपस में जानने की कोशिश कर रहे थे कौन है वो शख्स। इतने में बाहर से डोर खुला और ब्लैक सूट बूट में अपने पूरी टीम के साथ द केविन सिंघानिया, इंडिया का फेमस बिजनेस टाइकून, एक नामी नाम, जो आज की मीटिंग का ऑर्गेनाइजर था। उसकी पहुंच ऊपर तक होने की वजह से उसके लिए ये मीटिंग अरेंज करना आसान था। केविन के चेहरे पर टेंशन की लकीरें खींच हुई थी। 3 रातों से ना सोने की वजह से उसकी वो ग्रे आंखें लाल हुई थी। 3 रातों से खुद अपने लोगों के साथ मिलकर उसने उसे ढूंढने की कोशिश की, हर पल उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। बस एक बार वो उसे मिल जाए, फिर ऐसी सजा देने वाला था ताकि वो फिर से उससे दूर भागने के बारे में सोचे भी ना। पर उसके मिलने तक उसे शांत रहना होगा। केविन ने उसे ढूंढने का काम खुद करने की कोशिश की थी, पर उन लोगों से नहीं हुआ था। इसलिए आज ये मीटिंग इन लोगों से हेल्प लेने के लिए अरेंज की गई। पुलिस का हेड सामने आकर खड़ा हुआ था। उसने केविन के हाथों से हाथ मिलाया और वो उसकी कैसी मदद कर सकता है पूछा। तभी पीछे वायु ने प्रोजेक्टर ऑन किया और सबका ध्यान उस पर आ गया। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17। 100% होना चाहिए। लंदन इकोनॉमी हॉस्पिटल। वाहिद ने पैसेंजर सीट से बाहर निकलकर बैक सीट का डोर खोल दिया। उसके साथ ही बेसब्र नील बाहर निकल आया। नील ने वाहिद को देखा और कहा, क्या सच में वो लोग काम करेंगे? क्वोट। वाहिद ने अपने सामने खड़े शख्स को देखकर हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ होना तो चाहिए सर। नील के कदम एकदम से रुक गए। उसने वाहिद को देखा। वाहिद के ऐसे अधरे जवाब पर उसने उसे देखकर सीरियस टोन में कहा, होना चाहिए नहीं, 100% होना चाहिए, नहीं तो हम पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। वाहिद एकदम से बोला, नहीं सर, हम ऐसे ना ही करें तो अच्छा होगा। यहाँ पर पुलिस से ज्यादा गैंग लीडर का राज चलता है और वो लोग हमारा काम अच्छे से पूरा करेंगे, बस एक दिन का समय उनको देकर देखें, कल तक हमारा काम हो जाएगा। नील वाहिद की बात सुनकर गहराई से सोचते हुए बोला, पर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। पहले ही हमारा यहाँ रुकने जो पीरियड है वो खत्म हो गया है। हमें यहाँ बस 5 दिन की ही मोहलत थी जो आज खत्म हो गई है। वाहिद वो भी एक पल चुप हो गया था। और आज के बाद उनका यहाँ रुकना मतलब यहाँ के नियमों के खिलाफ होगा। पर फिर भी वाहिद ने कहा, सर क्यों ना आप ये पीरियड बढ़ा ले, तब तक उन पुलिस से ज्यादा हमारा काम ये लोग फास्ट करेंगे। नील ने हाँ में सर हिलाया और वो भी वही सोच रहा है ये कहा था। पर एक साथ इतने लोगों के लिए वो ये नहीं कर सकता, इसलिए उसने बाकी टीम के लोगों को वहां से आज भी भेजने का तय किया और उसी तरह के इंट्रोडक्शन भी दिए थे। वैसे वाहिद की बातें से नील सेटिस्फाइड नहीं था। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो लोग पुलिस से ज्यादा इन गुंडे मवाली लोगों पर ट्रस्ट करें, पर अभी जो सिचुएशन थी उसमें शायद खुशी जल्दी मिल जाए, इसलिए उसने ये करने के लिए सहमति जताई। तब तक वो लोग हॉस्पिटल के अंदर आ गए थे। नील की दूसरी टीम भी वही मौजूद थी।
जो खुशी के साथ यही काम कर रही थी। हॉस्पिटल के दिन और कहीं डॉक्टर भी खुद नील से मिलने आए थे। नील बस एक आम डॉक्टर नहीं, अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज का सीईओ भी था। सबसे बातें करने के बाद बाकी लोगों को भेजा गया था। उसके साथ नील के सामने कितनी सारी फाइलें पड़ी हुई थी, जिसे नील सबकी बातें सुनते हुए बड़े गौर से फाइल को देखे जा रहा था। सब लोगों की बातें सुनने के बाद नील को ऐसा कुछ भी खास नहीं लगा, जिसे वो किसी से उसका झगड़ा या और कुछ हो। सब लोग चले गए थे, पर मिताली जो खुशी से जलती थी वो नील के सामने वही रुकी रही। नील ने बगैर ऊपर देखे ही कहा, क्या बात है डॉक्टर, वहां आप रुक क्यों गई है? आपको जाकर यहां से जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मिताली का मुंह बन गया था। उसका ये सीनियर डॉक्टर पता नहीं क्यों उसे उसके नाम से नहीं सरनेम से बुलाता था, जो मिताली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब वो बोल पड़ी, डॉक्टर नील। तभी नील ने अपना सर ऊपर किया और एक एम्ब्रोस रेस कर मिताली को देखने लगा। उसके चेहरे पर सर्द एक्सप्रेशन आ गए थे। उसे कोई भी उसके नाम से बुलाए ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मिताली एक पल के लिए डर गई, पर उसने बड़ी हिम्मत कर कहा, डॉक्टर अग्निहोत्री, मुझे नहीं लगता आपको एक डॉक्टर के लिए इतना फर्क पड़ना चाहिए। ना वो इतनी जरूरी है, ना आपकी रिलेटिव्स, तो आपको क्यों उसकी इतनी। नील के चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े ही डरावने हो गए थे। उसकी हाथों में पकड़ी फाइल पर कस गई थी। वो अपना गुस्सा शांत रखने की कोशिश कर रहा था। सामने खड़ी लड़की को कौन बताएगा कि उसे उसकी नहीं, पर उससे जो जुड़ी थी उस लड़की से मतलब था। नहीं तो डॉक्टर नील अग्निहोत्री ऐसा शख्स नहीं था वो किसी को भी इतना अटेंशन दे। उसे तो बस मिष्टी से लेना देना था। और खुशी एक ऐसी शख्स थी जो मिष्टी के दिल के बहुत करीब थी। मिष्टी के करीब मतलब उसके करीब। नील ने गुस्से में अपने जगह से उठते हुए कहा, लीव नाउ। मिताली उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर डर गई, पर वो अपने जगह से नहीं हिली। तभी उसके कानों में और एक बार नील की कर्कश आवाज सुनाई दी, गेट आउट डॉक्टर शाह, दोबारा मेरे सामने मत आना। मिताली पैर पटकते हुए बाहर निकल गई, पर उसकी आंखों में खुशी के लिए आज और भी नफरत भर गई थी। 2 सालों से वो डॉक्टर नील के बेहद पसंद करती थी। जब तक खुशी की एंट्री नहीं हुई थी, नील उसे ही सारे काम करने को कहता था, जिसे वजह से डॉक्टर मिताली खुद को बहुत खास समझती थी। उसे ये भी गलत फहमी हो गई थी, देर सबेर डॉक्टर नील और वो एक हो है। वही अंदर मिताली के जाते ही नील ने अपना गुस्सा शांत करते हुए आंखें बंद करी थी। थोड़ी देर बाद आंखें खोलते ही नील की नजर कोने में खड़ी कविता पर गई, जो खुशी के टीम में से ही एक थी, पर डॉक्टर नहीं, वो खुशी की हेल्प थी। नील कविता को देखकर, क्या हुआ, आप यहाँ क्यों हैं मिस कविता? कविता ने अपनी नजरें ऊपर उठाकर नील के देखकर कहा, डॉक्टर वो मुझे आपको ये बताना था। कविता ने उस दिन जो भी हुआ वो याद करके बताना शुरू किया, जैसे उसके आंखों के सामने वैसे के वैसे पल थे। जिस दिन हम यहाँ आए डॉक्टर, खुशी को उनकी कोई फ्रेंड मिली थी, इसलिए वो हमें छोड़कर उनके पीछे भाग गई थी। उसमें कविता ने ये भी बताया कि उस दिन भी डॉक्टर मिताली ने उस दिन भी डॉक्टर खुशी की इंसल्ट की थी, ये बताया। नील को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को कोसा, उसने कैसे ऐसी डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल में रखा है। इसके साथ ही कविता ने ये भी बताया, सबके साथ डॉक्टर मिताली शाह यही बर्ताव करती है। पर यहाँ सारी बातें से अलग नील के दिमाग में बस एक ही बात घर कर गई थी। ऐसा कौन था वो जिसे मिलने के लिए खुशी उसके पीछे भाग कर गई थी, और उसी दिन से वो गायब हो गई। सोचते हुए नील उस रूम से बाहर निकल गया था। नील ने वहां के हेड से मिलने की बात की, जो सब डॉक्टर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखता था। शायद उसे वहां पर कुछ मिले। उसके साथ ही उसे ये भी जानना था वो शख्स कौन था। ये तो सीसीटीवी फुटेज और इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर की लिस्ट देखकर ही पता चलना था। वो लोग जल्द ही रिसेप्शन पर आ गए थे, तब तक समय वेस्ट ना हो जाए, ये सोचकर नील ने वाहिद को उस सिक्योरिटी रूम की ओर जाने के लिए कहा, जहां पर सारे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज मिलने वाली थी। इधर नील बहुत क्यूरियोसिटी से सारी लिस्ट चेक कर रहा था। वो खुद वहां लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठ गया था और खुद सारी लिस्ट देखने लगा, शायद उसे कुछ मिल जाए। नील अपने काम में मशरूफ था कि उसने कुछ सुना। उसके हाथ अपने आप कीबोर्ड पर रुक गए और उसने सर ऊपर हैरानी से सामने खड़े शख्स को देखा। डॉक्टर वसीम, जो नील के साइड में खड़ी लड़की से पूछ रहा था, मिस रश्मि, क्या डॉक्टर मुखर्जी से कोई मैसेज मिला या नहीं? क्या आप लोगों ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं तो ईमेल डाल दो, शायद मैडम बिजी हो इसलिए भूल गई होगी। ये बात डॉक्टर वसीम ने बड़े गुस्से में दांत पीसते हुए की थी। पर सामने बैठा नील की धड़कन तेज हो गई थी। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। बस मुखर्जी नाम सुनते ही पता नहीं क्यों पर उसे पूरा यकीन था, होना है ये वही है उसकी मिष्टी। एकदम से नील खड़े होकर बोला, क्या उसका नाम मिष्टी मुखर्जी है? डॉक्टर वसीम ने डॉक्टर नील को देखा। पहले उसने उसे देखा नहीं था। डॉक्टर नील अग्निहोत्री को कौन नहीं जानता था। वो इतना रईस खानदान से ताल्लुक रखता, पर फिर भी खुद की खुशी के लिए वो डॉक्टर बनकर काम करता। यही उसकी सबसे अच्छी बात थी, इसलिए उसकी सबके दिल में बेहद खास जगह है। ऐसे लोग बहुत कम होते थे इस जालिम समाज में, पर सब इस बात से अनजान थे। ये सब नील अपने प्यार के लिए कर रहा था। उसकी खास वजह मिष्टी थी, जो किसी को भी पता नहीं थी। शायद वो उसे ऐसी ही किसी जगह पर वो मिल सकती है। ये सोचकर नील ने अपने बिजनेस के साथ साथ डॉक्टर का काम भी जारी रखा था।
इन सब में उसे बड़ी दिक्कत होती, पर फिर भी वो ये करता था और करता रहता जब तक उसे मिष्टी ना मिलती। पर उसे आज क्या हो रहा है वो खुद नील भी शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसके पेट में तितलियां नाचने लगी थी। सामने खड़ा डॉक्टर वसीम गुस्सा तो था, पर सामने खड़े शख्स पर वो गुस्सा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने होठों नकली मुस्कान लिए कहा, नाइस टू मीट यू डॉक्टर अग्निहोत्री, आप जैसे शख्स से मिलना हमारे भाग खुलने जैसा है। पर नील को जैसे उसकी बातों से मतलब नहीं था। उसने डॉक्टर वसीम की बातों को इग्नोर कर सवाल किया, क्या वो डॉक्टर मिष्टी मुखर्जी है? वसीम को नील के इस तरह उसकी बात और आगे बढ़े हाथ को इग्नोर करने से उसे इंसल्ट जैसे फील हुआ, क्योंकि उसके साथ उसकी टीम भी थी जिसके साथ वो राउंड पर निकला। वसीम ने हाथों को पीछे खींच लिया और नकली हंसी होठों पर सजाकर कहा, हाँ वो डॉक्टर मिष्टी मुखर्जी है। ये शब्द सुनकर जैसे नील का दिल बाग बाग हो उठा था। उसके पैर जमीन पर नहीं आसमान में से, ऐसा उसे लग रहा था। क्या होगा आगे? किसी मिलेगी मिष्टी पहले, नील या केविन? देखते हैं आगे क्या होगा। दूसरी तरफ मुंबई, सिंघानिया मैंशन। सुबह का समय। आदित्य ने अपने रूम से बाहर आते ही किशोरी घर की सर्वनेट उसे आवाज लगाकर उसके लिए कॉफी लेकर आने के लिए कहा। सरस्वती जी लिविंग रूम में बैठी हुई थी। उन्होंने आदित्य को देखकर बड़े आश्चर्य से पूछा, आदि क्या बात है, सुबह 10 बजे उठने वाला लड़का आज सुबह 7 बजे ही डाइनिंग टेबल? क्या कोई खास काम या वजह? आदित्य जो डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ रहा था, उसके कदम दादी की बात सुनकर रुक गए और वो सोचने लगा उसे जो काम मिला है वो पूरा होने से पहले वो किसी को कुछ बोल सकता है क्या? अब उसे ये फिक्र सता रही थी, वो कैसे बताए उसके भाई ने उसे बुलाया है आज ही। वो सोच ही रहा था इस सिचुएशन को कैसे फेस करें। सुहानी जी जो किचन से बाहर निकल रही थी, उन्होंने अपनी सास की बात सुनकर कहा, मम्मी जी, पापा जी और बाकी लोग कहाँ गए हैं? सरस्वती जी अपनी बहू की बात सुनकर चेहरे पर परेशानी लिए बोली, जाना कहाँ है? 3 दिन से कोहिनूर की मीटिंग चल रही है बोर्ड मेंबर के साथ। हालांकि उस मीटिंग में केविन का होना जरूरी था, पर वो समय पर नहीं आया, इसलिए वो मीटिंग इन लोगों को संभालनी पड़ रही है। मीनाक्षी जी क्या? पर ये केविन कहाँ चला गया है? सरस्वती जी, मीनाक्षी को देखकर हमें पता होता तो हम ऐसे नहीं बैठे होते। घर में शादी का माहौल बना नहीं कि इस लड़के का क्या चल रहा है नहीं पता। सुहानी जी, जिनको कुछ भी पता नहीं था, वो तो कल देर रात को ही मायके से वापस आई थी। उन्होंने जल्दी से अपने रूम में जाकर केविन का नंबर डायल किया था, पर अभी उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। केविन की सबसे पहली प्रायोरिटी बिजनेस को थी, तो ऐसे कैसे वो यहाँ नहीं है? ऐसा कुछ है जो उसकी जिंदगी में बिजनेस से भी इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है आपको, जब सिंघानिया मेंशन वालों को पता चलेगा आज बिजनेस से भी इंपॉर्टेंट उसके लिए अंशिका है, तो क्या रिएक्शन होगा सबका? खुद केविन समझ पाएगा अपने जज्बातों को। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 18। हु इज दिस 18? लंदन। होटल का बड़ा सा मीटिंग रूम। जैसे ही प्रोजेक्टर ऑन हुआ, रूम की लाइट्स ऑफ हो गई और सबकी नजरें उस प्रोजेक्टर पर चली गई। हर कोई मंत्रमुग्ध होकर वहां प्रोजेक्टर को देख रहा था। सबकी नजरें जैसे चिपक सी गई थी वहां पर। उसी के साथ एक लड़की की पिक्चर वहां दिखने लगी थी। नीचे उसका नाम भी मौजूद था, पर वहां के लोगों को बाकी बातों में इंटरेस्ट कम, लड़की की खूबसूरती पर ज्यादा ध्यान। खासकर उसकी वो ग्रीन आंखें जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर मासूमियत, बस कमी थी तो उसकी स्माइल की, जैसे वो कहीं उसने खो दी थी। उसे देखकर यही लग रहा था उसकी वो ग्रीन आंखें उसके दिल का दर्द बयां करती है। खुद केविन भी उस फोटो को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी नजरें ऐसी थी मानो वो उसे पहली बार देख रहा हो। वो 2 साल से उसकी वाइफ थी, पर उसने कभी उसे फुर्सत से देखा तक नहीं था। आज वो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। क्या ही कमी थी उसके अंदर? कुछ भी नहीं। अनजाने में ही केविन अदिति और मिष्टी के बीच में फर्क करने लगा था। जितनी दिखावटी अदिति थी, उतनी ही प्यारी, सिंपल और इनोसेंट वो थी, जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं थी। आज बड़ी शिद्दत से केविन की नजरें उस स्क्रीन को घूर रही थी। आज से पहले उसे कभी नहीं लगा था वो उसे इतनी देर तक देखते रहे। तभी उसकी नजरें वहां बैठे लोगों पर जाती है, जो बड़ी ही लस भरी नजरों से स्क्रीन को देख रहे थे, क्योंकि वहां किसी को भी ये नहीं पता था ये फोटो वाली लड़की सामने बैठे शख्स की वाइफ होगी। केविन के हाथों की मुट्ठी भींच गई थी। उसने टेबल के सिरे को ही कसकर पकड़ लिया था। इस बात से सब अनजान सामने देखते तो कोई अपनी बातों में मशगूल थे। जो सारी बातें केविन के कानों में पड़ रही थी, जैसे जैसे वो बातें हैं रही थी, केविन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वेरी प्रिटी गर्ल, हु इज दिस? पर इसके बारे में क्या है? क्या ये कोई जासूस है या मर्डर या अंडरकवर एजेंट? कौन है ये? क्योंकि बस अभी उसकी तस्वीर ही दिखाई गई थी, उसके बारे में बातचीत शुरू नहीं हुई थी। तभी साइड से एक शख्स उठकर कहता है, ब्यूटीफुल, ये कौन है? शायद मैं जानता हूं, इसे कहीं तो देखा है, पर कहां? और एकदम से दूसरा शख्स चीखकर बोला, ही इज डॉक्टर मुखर्जी, काइंड हार्टेड पर्सन। दूसरा शख्स उस पहले वाले का मजाक बनाकर बोला, वो तो हमें भी दिख रहा है। स्क्रीन पर उसके आम के साथ साथ पेशे के बारे में लिखा गया था। अब वो शख्स ऑकवर्ड स्माइल कर नीचे बैठ जाता है, क्योंकि सच था, उसने नीचे लाइन पढ़ी नहीं थी। नीचे की लाइन पढ़कर बोलता है,
वह तो इस अप्सरा का नाम मिष्टी मुखर्जी है, पेशे से डॉक्टर बहुत बढ़िया, हम तो कहते हैं ऐसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट मिले तो लोग एक दिन में ही ठीक हो जाए। फिर खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, मैं तो जिंदगी भर ऐसी डॉक्टर को करोड़ों देकर अपने इलाज के लिए अपने ही घर के अंदर ले जाऊं, क्योंकि ये लोगों के सामने नहीं बस। उस शख्स की बात सुनते ही वायु की आंखें डर से भर जाती है। वायु ने एक नजर केविन को देखा जिसकी आंखों में बदले की आग धधक रही थी। वो उस शख्स को ऐसे देख रहा था जैसे उसे वो यहीं पर चीरफाड़ कर रख देगा। केविन जो गुस्से की आग में जल रहा था, वो अपनी जगह से उठने ही वाला था कि साइड से एक शख्स की आवाज सुनकर केविन खुद को शांत करता है। आज उसे ऐसी ऐसी बातें पता चल रही थी जो उसके सुनने के बर्दाश्त से बाहर थी। हॉस्पिटल इकोनॉमी की डॉक्टर फिर मिस्टीरियस स्माइल कर बोला, जो भी डॉक्टर वसीम के सामने कुंवारी लड़की आती है उसे वो अपने बिस्तर तक लेकर आने के लिए कुछ भी करता है। बस वो शादीशुदा लड़कियों से दूर ही रहता है। अब तक इसके साथ ही उसने अपने अरमानों को पूरा किया होगा। पूरा हॉस्पिटल उसके हाथों में है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। केविन के हाथों की पकड़ अब और भी कस चुकी थी। ऐसी बातें वो तो किसी की नजरें भी उस पर पड़ने नहीं देना चाहता था, पर उसे कही गई बात पर गुस्सा आ रहा था। उसने तो उसे अपना नाम इस्तेमाल करने से मना किया था। केविन को लग रहा था उठकर अभी अभी जो भी शख्स ने ये बातें बोली और बताई है उसको पहले कहीं जाकर जिंदा दफना दे। तभी और एक शख्स ने उठकर पहले वाले की बात पर ऑब्जेक्शन लेकर कहता है, वैसे बात तो ठीक है पर मुझे नहीं लगता है वो अभी तक कामयाब हुआ है। सब उसे देखने लगते हैं। वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वो किसी प्राइवेट पार्टी में शामिल है और बस ऐसा ही खास डिस्कशन चल रहा है। और उन सबका एक ही टॉपिक था, डॉक्टर मुखर्जी। वो शख्स उठकर कुछ सोचते हुए बोला, जो एक शेर था, मिल सके जो आसानी से। उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। ये कहकर वो हंस देता है। फिर अपनी बात आगे जारी रखते हुए बोला, ये तो डॉक्टर वसीम की शायरी है जो कुछ दिन पहले ही उन्होंने सुनाई है। बड़ा अजीब बंदा है, अपने फैमिली के पावर का अच्छा खासा फायदा उठाकर ले जाता है। उसकी पहुंच इतनी है कि उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता, ना ही उठाएगा। सच में इन्हें कहते हैं असली खिलाड़ी, जो मैदान में उतरते हैं तो सब कुछ उनका समझकर ही। कल ही मेरी उससे मुलाकात हुई थी, पता चला है वो अभी तक उसके जाल में नहीं आई है। पता नहीं क्या क्या कर वो उसे परेशान करता है, पर डॉक्टर बड़ी ढीठ है। और वही डॉक्टर वसीम की उसमें और दिलचस्पी बढ़ गई है। अब तो वो उसके लिए सनकी बन चुका है। वायु सबको देखकर सोचने लगा, ये सब पुलिस है या उन पावरफुल लोगों के दलाल, क्योंकि डॉक्टर वसीम का बैकग्राउंड बड़ा ही तगड़ा माना जाता था, इसलिए आज तक उसके खिलाफ किसी ने भी आवाज नहीं उठाई थी। वायु सबको एक नजर देखकर खुद से बातें करते हुए बोला, पर इस बार उसने किसके साथ पंगा लिया है वो सोच भी नहीं सकता है। पता नहीं उसका सीईओ उसका क्या हश्र करेगा। भले ही वो उसे अपनी बीवी मानने से इनकार करता है, पर वो उसका नाम किसी के जबान पर भी आए नहीं चाहता था। उसके बगैर कितनी रातें उसने उसे जागते हुए काम करते हुए निकालती देखा है। शादी के पहले उसका सीईओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसमें चेंज तो बहुत बड़ा हुआ था, पर वो उसे मानने से इनकार करता था। ये प्यार नहीं तो क्या था। वही केविन को गुस्सा आ रहा था। सबकी बातें सुनकर उसकी वाइफ के साथ इतना सब कुछ हो रहा था और उसे खबर नहीं थी। कोई उसे इतना परेशान कर रहा था और वो पति होकर उसको ठीक से जान नहीं पाया। इससे बड़ा उसका दुर्भाग्य क्या होगा। वही अब किसी के लिए सुटेबल होगी। वो अभी शख्स के अंडर काम करती है। उसने कोई दूसरा प्लान किया है। बड़ा टेढ़ा शख्स है वो अपनी। फिर बात अधूरी छोड़कर उठकर खड़ा होते हुए बोला, पर ये बात समझ नहीं आ रही है। वो मिसिंग है तो क्या डॉक्टर वसीम ने ये केस हमें हैंडओवर किया है? उन्होंने हैंडओवर किया है तो ये शख्स यहाँ क्यों है? कब से अपने गुस्से को दबाकर रखा केविन एकदम से उठकर खड़ा हुआ। उसके साथ ही सबके सामने लगी वो टेबल भी पलट चुकी थी। उस पर रखा पानी, स्नैक्स, जरूरी डॉक्यूमेंट सब कुछ पूरे रूम में फैल गए थे। सब लोग हैरानी से सामने खड़े शख्स को देखने लगे, जो बड़े गुस्से में सबको अपनी ग्रे आंखों से घूरकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोलने लगा, अभी तक जिसने भी उसके लिए बकवास की उसका आज का दिन लास्ट होगा इस दुनिया में। वो कोई राह चलती लड़की नहीं है, द केविन सिंघानिया की वाइफ है। और जिसने भी उस पर नजर डाली है उसकी आंखें तो जाएगी ही। वहां बैठे सारे लोग केविन की बात सुनकर एक धक्के के साथ अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए थे। किसी ने भी ये नहीं सोचा था उनकी मौत इतनी निकट है। जो इन सब में ना ही बोले वो खुद को बड़े नसीब वाले समझ रहे थे। क्या लगता है आपको क्या करेगा केविन इन लोगों के साथ और डॉक्टर वसीम के साथ भी? दूसरी तरफ आर्टिफिशियल क्लब। सब लोग बाहर निकल आए थे। सारी रोड सुनसान हो गई थी। अरमान ने हाथों में पकड़ी तस्वीर बड़े गौर से देखते हुए कहा, बस एक लड़की देनी है तो दूसरी को हम कहाँ रखे? दोनों को देखकर लग रहा है दोनों भी बड़ी क्लोज फ्रेंड है। छोड़ना होगा तो दोनों को, नहीं तो एक को भी नहीं। साथ बैठा राशिद जो बैंक सीट पर था वो बोल पड़ा, डेविल कहीं ये लड़कियां हमारे लिए खतरा तो नहीं होगी है ना? पर अरमान ने कुछ नहीं कहा। उसके होठों के बीच सिगरेट फंसाकर वो लंबे लंबे कश लेते हुए कुछ सोच रहा था। फ्लैशबैक 2 घंटे पहले आर्टिफिशियल क्लब। सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत तगड़ी थी। क्लब के बाहर और अंदर हर एक कोने पर सीसीटीवी का पहरा था।
और बॉडीगार्ड्स का भी। सीसीटीवी से एक पल छूट भी जाए पर खड़े लोगों की नजरों से छुपाना नामुमकिन ही था। कहते थे उनकी बस नजरें नहीं बांझ की नजरें थे। एक सेकंड के अंदर सामने खड़े शख्स के इरादों को वो लोग बस एक नजर से जान लेते थे। बहुत बड़ी ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरकर वो काम करते थे। ये क्लब एक भूल भुलैया की तरह था। आम इंसान अगर अंदर जाए तो उसे बाहर आने का रास्ता मिल जाए ये एक चमत्कार ही होगा, नहीं तो वो जिंदगी भर के लिए वही कैद होकर रह जाएगा। वहां के कुछ एक्सपर्ट ही अंदर ले जाने वाले को बाहर निकाल सकते थे, वो भी उनको यहां लेकर आने वाले की परमिशन होनी चाहिए। जो आता अपनी मर्जी से, पर बाहर जाना उस शख्स के हाथों में था, जिसके हाथों में इस पूरी क्लब की कमान थी। कहते थे वो बहुत बड़ा वैशी दरिंदा है, जिसे आज तक किसी ने भी देखा नहीं था, क्योंकि उसे किसी के नजर में आना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्लब हाउस के एंट्री गेट पर 2 से 3 ओपन जिप्सी आकर रुक गई थी। चेहरे पर मास्क लगाए लंबा चौड़ा शख्स अंदर एंटर किया। उसकी आंखें नहीं, एक एक्स-रे मशीन थी, जो वो चलते हुए सब कुछ स्कैन करते हुए चलता था। ये स्मगलिंग, गैम्बलिंग के लिए मशहूर क्लब आर्टिफिशियल क्लब नाम की तरह ही सारे इलीगल कामों की जड़ इसी क्लब से शुरू हुई थी। देशों भर में यही से इलीगल कामों के लिए जरूरी होता वो यही से मिलता था। जो कहीं और ना मिले उसका पता आपको यहां जरूर मिलता, फिर वो किसी भी दुनिया का काला सच हो। लंदन की किसी भी कोने से मिसिंग हुआ शख्स आपको इसी क्लब हाउस के अंदर मिल जाता था। कहते थे ये एक जिता जागता नर्क है। सबसे ज्यादा लड़कियों की तस्करी करने वाला सबसे फेमस क्लब कौन से भी देश से आने वाली लड़कियां अगर होती तो इनके पास ही होती थी। ऐसा कोई काम नहीं था जो यहां किया नहीं जाता था। क्लब के अंदर आते ही उस शख्स ने अपनी नजरें उठाकर पूरे हॉल में नजर दौड़ाई थी। बड़ी सी आवाज में पूरे क्लब में साउंड सिस्टम ऑन थी, जो इस माहौल को बना रही थी। वहां भी कहीं सारे लोग थे जो अपने में ही मशरूफ थे। उनके गोद में तो कहीं उनकी बाहों में बैठी लड़कियां उनके एंटरटेन कर रही थी। चेहरे पर मास्क चढ़ाए शख्स ने बड़े तलीनता से वहां पर नजरें घुमाई। प्रोस्टिट्यूट के तौर पर भी जो लड़कियां खुद आती उनकी बोली भी यही लगाई जाती थी। तभी पीछे से आवाज आई, डेविल वो खास लोग यहाँ नहीं, वीआईपी रूम में है। डेविल वही जो थोड़ी देर पहले जिप्सी से निकलकर आया था। उसके पीछे दूसरे उसके साथी, जो बिल्कुल उसकी तरह ही नकाबपोश लोगों में से एक थे। क्या बात है, तुमने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? डेविल के सवाल पर कितने लोग हैं? डेविल ने अभी आए शख्स से सवाल किया। डेविल बस 2 लोग हैं, उस शख्स ने जवाब दिया। डेविल होठों पर मिस्टीरियस स्माइल कर उस शख्स को देखकर कहता है, झूठ, वो 2 नहीं है, और भी लोग हैं। उसकी नजरें पूरे क्लब हाउस की कोने कोने पर टिकी हुई थी। अब शॉक्ड होने की बारी साथ चल रहे शख्स की थी। तन्मय ओझा जो नील के बाहरी काम करता था, वो तो बस हक्का बक्का रह गया था। तभी सामने बैठे शख्स ने अपने मोबाइल में तस्वीर निकालकर अरमान के सामने रखी। अरमान ने एक नजर उस शख्स को देखा जो एक इंडियन लग रहा था। वो तस्वीर को देखकर अरमान की एम्ब्रोस तन गई थी। ये थी खुशी मेहता, जिसे ढूंढने के लिए नील ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ हाथ मिला लिया था। उसने फोन पर नजर गड़ाए हुए ही कुछ कहना चाहा, पर अरमान ने अपने शब्द निगल लिए थे। अब क्या करेगा अरमान? देगा नील को खुशी? क्या नील जान पाएगा सच? मिष्टी भी खुशी के साथ होने का। मुंबई लोकल एरिया। मम्मी, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ आज पार्टी करने जाऊं? ऋतुजा ने अपनी मम्मी के आगे पीछे सुबह से घूम रही थी। उनको लाड लड़ाते हुए कहा, पर यह बात अपने कमरे से बाहर निकल रहे भरत जी ने सुनी। उनके गुस्से का पारा हाई हो गया था। इसके पहले उन्होंने कभी ऋतुजा को किसी भी बात और चीज के लिए टोका नहीं था। बचपन से उसके सारे लाड प्यार उन्होंने खुद पूरे किए, पर जब से मिष्टी के साथ ये सब हुआ था, तब से मानो वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए थे। उनके गुस्से को देखकर रेखा जी भी उनके आगे बोल नहीं सकती थी। भरत जी गुस्से में अपनी बीवी को देखकर बोल पड़े, एक बार इतना कुछ किया, दिल नहीं भरा आपकी लाडली का, जो पार्टी करके फिर हमारी इज्जत नीलाम करनी चली है। भरत जी बात तो अपनी बेटी को सुनाने के लिए कर रहे थे, पर उनकी नजरें रेखा जी के चेहरे पर खड़ी हुई थी। इस लड़की से कहो अगर ये ऐसे किसी बातों के लिए यहाँ से बाहर कदम रखेगी तो हम उसे दोबारा इस घर की दहलीज पार करने नहीं देंगे। आपके लाड प्यार का नतीजा है जो ये लड़की इतनी बिगड़ गई है, जिसे अपने अच्छे और बुरे की भी समझ नहीं रही है। पहले से आप इस पर नजर रखती तो ये कभी ऐसी नहीं बनती। आपने उस बच्ची को तो बहुत सुनाया, संस्कार दिए, पर उसे टॉर्चर करने के चक्कर में अपनी खुद की बेटी की परवरिश करने में भूल कर दी, और उसे बांध दिया खोखले रिश्तों की डोर तले। एक ऐसे रिश्ते में जहां उसे ना वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला पति मिला है, ना उसकी जिंदगी जीने की आजादी। सोचते हुए भरत जी का दिल भर आया था। उन्होंने सोचा नहीं था, आज पूरे 2 साल हो गए हैं और वो अपनी लाडली भतीजी को देख नहीं पाए हैं। कितना कुछ किया उन्होंने, जिंदगी भर गुलामी की है सिंघानिया फैमिली की, पर फिर भी उनको क्या मिला? कौन ढूंढ पाएगा दोनों लड़कियों को? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19। वो सेफ हो। लंदन, प्रेजेंट टाइम। हाथों में जलन महसूस होते ही अरमान ख्यालों से बाहर निकल आया। उसने झट से आंखें खोली और सिगरेट को बाहर फेंक दिया। अरमान जिप्सी के अंदर बैठा अब भी 2 घंटे पहले के बारे में सोच रहा था। उन लोगों ने वो डील तो ली थी, पर उसे पूरा कैसे करना है?
वही समझ नहीं आ रहा था, एक को छोड़ दे या दोनों को। सोचते हुए वो लोग अरमान के घर के सामने आकर खड़े हो गए थे। तभी अरमान का फोन रिंग किया। अरमान ने फोन जेब से निकालकर फ्लैश है रहे नाम को देखा और अरमान की भुवैया तन गई। उसने फोन को 2 मिनट घुरा। दूसरी तरफ से ये कॉल वहीं से आया था जहां पर केविन ने सबके साथ मीटिंग अरेंज कराई थी। पुलिस यूनिफॉर्म पहने एक शख्स जेंट्स वॉशरूम में आ गया था। वो थोड़ा डरा हुआ तो लग रहा था। उसने 1 से 2 बार चलते हुए यहाँ वहां देखा। जब उसे तसल्ली हुई यहाँ कोई नहीं है, तब उसने वॉशरूम का डोर खोलकर अंदर चला गया। उसके बाद अंदर जाते ही उसने फिर से डोर लगा लिया था और फिर फोन कान पर लगाकर कुछ चंद सेकंड ही उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। दूसरी तरफ से फोन उठाते ही उधर से एक कमांडिंग टोन में आवाज आई, बोलो क्या खबर है। फोन उठाते ही वो जल्दबाजी में बोला, डेविल आपके लिए ये न्यूज गुड है या बैड मुझे नहीं पता, पर हाँ क्या आपके पास कोई इंडियन लड़की आई है। उस शख्स के एकदम से ऐसे सवाल करने से यहाँ गाड़ी के अंदर बैठा अरमान कंफ्यूज था। उसने हाथ में पकड़ी तस्वीर को देखकर कहा, पर आज ही मिली। दूसरी तरफ से उसकी हाँ सुनते ही अरमान की बात पूरी होने से पहले ही दूसरी तरफ से ऑफिसर बोल पड़ा, डेविल आपको जल्दी से। उसके मुंह से शब्द भी स्पष्ट नहीं निकल रहे थे। डर की वजह से उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। फिर भी उसने बोलना जारी रखा, आज एक मीटिंग हुई है, उसमें इंडिया के फेमस बिजनेस टायकून द केविन सिंघानिया भी शामिल था। ये नाम सुनते ही अरमान की भुवैया सिकुड़ जाती है। वो लाल आंखों से सामने देखते हुए बोला, उसका क्या। दूसरी तरफ से वो शख्स बोला पड़ा, डेविल वो जो मिसिंग है वो केविन सिंघानिया की वाइफ है और उसे ढूंढने के लिए पूरी लंदन पुलिस काम पर लग गई है। ऐसा कोई नहीं है जिसे उसने काम पर लगाया है। ये सुनते ही अरमान की आंखें हैरानी से फैल गई, पर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अगले ही पल हैरानी ने गुस्से का रूप ले लिया था और उसके हाथों की पकड़ उसके फोन पर कस गई। उसके दूसरे हाथों से बंधी मुट्ठी से उसने जिप्सी के डोर को कसकर पकड़ कर रखा था। वो देखकर लग रहा था देर सबेर वो गाड़ी का डोर ही खींचकर निकाल लेगा। वहां खड़े लोग भी परेशान थे। उन्होंने इस डेविल को इतना गुस्सा होते हुए कभी नहीं देखा था। सबकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उस गाड़ी के डोर की जगह कोई इंसान होता तो वो दर्द के मारे चीख चीख कर वही अपना दम तोड़ देता। अरमान के चेहरे और हाथों की तनी हुई नसें साफ साफ दिखाई देने लगी थी। दूसरी तरफ से अपनी बात जारी रखते हुए वो शख्स बोला, वो लड़की पेशे से डॉक्टर है और नाम है। पर वो आगे अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, पर उसके पहले ही वॉशरूम के डोर पर नोक हुआ और उस शख्स की बातें अधूरी रह जाती है, क्योंकि उस शख्स ने कानों से फोन निकालकर उसे कट करना भी भूल गया था। डर के मारे उसने सामने खटखट बज रहे डोर को देखा, फिर इधर उधर उसके हाथ और पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने बिना सोचे समझे फोन को टॉयलेट सीट को खोलकर उसके अंदर डाल दिया और 2 से 3 बार फ्लश दबाकर गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से कहा, हो गया, अब किसी को भी शक नहीं होगा मुझ पर। उसने चेहरे पर आया पसीना वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर साफ किया। इतना सब करने पर भी वो अपने अंदर के डर को कम नहीं कर पा रहा था। वो शख्स इतना घबराया हुआ था कि उसके हाथ पैर बड़ी थरथराहट से कांप रहे थे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वही दूसरी तरफ अरमान फोन पर हेलो हेलो बार बार कहकर आवाज लगा रहा था। उसने कितनी बार फोन ट्राई करने की कोशिश की, पर बचता कैसे, वो तो कब का पानी के अंदर जाकर स्वाहा हो चुका। अरमान गुस्से में तिलमिलाए उठा था। उसी त्वेष में आकर अरमान अपने सारे लोगों को लेकर घर के अंदर आ गया था। अब ना जाने उसके मन में क्या चल रहा था। अपने साथ गाड़ी से उतरे कोमी को देखकर उसने इंस्ट्रक्शन दिए कि दोनों लड़कियों की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर उसे लाकर देनी है। अब अरमान को ये भी डर सताने लगा, कहीं 2 सालों पहले की तरह उसको ये देश भी छोड़कर जाना ना पड़े। कोमी निकल गया बाकी इंफॉर्मेशन जमा करने कोमा। तब तक अरमान ने सोचा अब जो भी हकीकत होगी उसे उसकी मां को बतानी ही होगी। करीब आधे घंटे अपने रूम में फ्रेश होकर अरमान उस शख्स के फोन का इंतजार कर रहा था, जिसे उसने दोनों लड़कियों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कही थी। अब दोनों की इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की थी। उसे पता चला दोनों भी डॉक्टर है। वो सिंगल भी है, बस उसे ये बात नहीं पता थी उसमें से वो कौन है जो केविन सिंघानिया की वाइफ होगी। वही जब अरमान का वो आदमी हॉस्पिटल में दोनों लड़कियों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा पहुंचा, तभी उसकी छानबीन करते हुए मिष्टी की हेल्पर जो उसके ही केबिन में मौजूद थी, उसने थोड़ी देर पहले आए नील के लोगों को बता दिया था। पर उसके साथ ही वही हॉस्पिटल में मिष्टी के लिए तैनात बॉडी गार्ड्स ने भी उस शख्स को देखकर केविन के असिस्टेंट को फोन कर सारी बातें बताई। वही दूसरी तरफ वॉशरूम का डोर खोलकर खड़ा शख्स सामने देखता है। वो रिलैक्स हो पाता कि पीछे से आगे आकर वायु ने अगले ही पल उसके माथे के बीचों बीच गोली चलाई थी। वायु ने पलटकर अपने बॉडी गार्ड्स को देखकर कहा, साफ करो, इसे किसी को भी पता नहीं चल पाए यहां अभी जो भी हुआ है। गोली की आवाज भी नहीं हुई थी, क्योंकि गन के आगे के हिस्से पर सेंसर लगाया गया था, जिससे गोली चलने पर थोड़ी सी भी आवाज नहीं हुई थी। वायु एक पल सोचने लगा, उसका सीईओ इन लोगों को पहली बार देख रहा है, तो कैसे उसने जान लिया कि वो गद्दार है। केविन के इशारा करने पर ही वायु किसी को भी भनक लगने दिए बगैर ही वहां से इस तरफ आ गया था। दूसरी तरफ अरमान ने अपनी मां को उठाया और उसको जो भी उसे पता चला था वो बताया। फातिमा जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो दिन में दोनों के साथ बात कर रही थी
वो बिल्कुल भी नहीं लग रही, उसको देखकर लग रहा था वो अब कोई और ही है। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था वो किसी प्रतिशोध की आग में जल रही है। वही अंदर खुशी की नींद खुल गई थी। वो कब से अपने ही ख्यालों में खोई थी कि उसे बाहर से किसी की बातें करने की आवाज सुनाई दी। तो उसने एक नजर सुकून से सोई मिष्टी को देखा और उसे अच्छे से चादर से कवरकर उठकर बाहर आ गई। उसने धीरे से डोर खोला और अपना सर बाहर निकाल कर देखा तो उसे सीढ़ियों के पास वाले कमरे से किसी की बातें करने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे कुछ अजीब सा लगा था कि ये आवाज उसे क्यों अनसुनी लग रही है। इसलिए धीरे धीरे कदमों से चलते हुए खुशी उस रूम के डोर के पास आकर खड़ी हो गई और सब कुछ सुनने लगी। वो दोनों माँ बेटे इस बात से अनजान, दोनों की बातें खुशी कितनी देर से सुन रही थी। जैसे जैसे दोनों की बातें उसके कानों में पड़ती है, खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। वो लोग ऐसे लोगों से ही क्यों मिलती है। अरमान ने फातिमा जी के कंधे पर हाथ रखा और उनको दिलासा देते हुए कुछ कहा, जो बात खुशी को सुनाई नहीं दी थी। क्या लगता है आपको, क्या करेगी अब खुशी, क्या सुना होगा उसने। दूसरी तरफ वहां उस मीटिंग हॉल में बैठे सारे लोगों को 440 वोल्ट का झटका लगा था। इतनी बढ़िया न्यूज, वो भी ऐसे। केविन सिंघानिया की बात सुनकर अगर ये शख्स शादीशुदा है तो वो न्यूज बाहर कैसे नहीं आई। किसी की भी उसके सामने कुछ भी बोलने और कहने की हिम्मत नहीं थी। वही जो भी लोग थोड़ी देर पहले मिष्टी के लिए कुछ भी सोच रहे थे, उनकी हालत तो ऐसी हो गई थी कि उनकी जान उनके बोरी से निकल गई हो। बस कुछ ही पलों के मेहमान है वो। उस रूम के अंदर गर्माहट काफी बढ़ गई थी। मुंबई के बिजनेस की दुनिया का बादशाह कहा जाने वाला जालिम शख्स था वो। जितना सामने शांत उतना ही भयानक था उसका रौद्र रूप। तभी केविन ने आंखें खुली क्योंकि उसके कोट के जेब में पड़ा फोन बार बार वाइब्रेंट कर रहा था। केविन ने अपनी नजरें झुकाकर फोन निकाला और उसके ऊपर चमक रहे नाम को देखकर गुस्से में फोन को बंद करके फिर जेब में डाला। ये करीब 3 बार हुआ था। अब केविन का भी सब जवाब दे गया। उसके तीसरी बार बजने से केविन ने फोन को उठाकर विंडो से ही बाहर फेंक दिया था। सब लोग एकदम से केविन के इस रिएक्शन से सख्ते में आ गए थे। केविन जो अब भी बहुत गुस्से में सबको घूर रहा था, उसने अपने आप को कंट्रोल कैसे रखा बस वही जानता था। कानून को हाथों में लेने से उसके लिए यहाँ दिक्कतें बढ़ सकती है। जो भी करना इत्मीनान से करना होगा, यही सोचकर उसने आंखें बंद कर गहरी सांसें ली और खुद से कहा, बस वो सेफ हो। उसे हट करने का, रुलाने का हक बस मेरा है और किसी का नहीं। इन लोगों को वो अपनी डार्क साइड नहीं दिखाना चाहता था। वैसे भी अभी उसे बस अपनी बीवी को ढूंढना था। उसके बाद वो सबसे एक एक कर हिसाब किताब जरूर चुकता करेगा। उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर तो इकोनॉमी हॉस्पिटल का डॉक्टर वसीम ही था। पता नहीं वो उसका क्या हश्र करेगा। चाहे वो किसी भी फैमिली और बैकग्राउंड से हो, केविन को कभी किसी से फर्क नहीं पड़ता था। ना ही आज पड़ने वाला था। गलती करने वाला हर शख्स उसके नजरों में गुनहगार ही था। बस जनाब खुद की गलती को सही समझते हैं, बस समय आ गया है। नजदीक उनको भी उनकी गलती बड़ी खूबसूरती से बताएंगी, तब देखते हैं क्या करेंगे द केविन सिंघानिया। सब लोग उस मीटिंग रूम से चले गए थे, बस कुछ 2-4 लोगों को छोड़कर, जो उस हेड ने रुकवा दिए थे, जो अभी के लिए उस मीटिंग रूम से बाहर भेजे गए थे। केविन को देखकर वहां खड़ा पुलिस का हेड सामने आकर बोला, मिस्टर सिंघानिया, आई एम सॉरी पर आपको ऐसे रियाकत नहीं। पर वो अपने शब्द ठीक से निकाल नहीं पाया, क्योंकि केविन उसे गुस्से से घूर रहा था। केविन की नजरें उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो सामने वाले को आंखों से ही मार डालेगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 20। अदिति का गुस्सा। लंदन इकोनॉमी हॉस्पिटल, वीआईपी वार्ड। अदिति की नजरें तो बस फोन के स्क्रीन पर टिकी हुई थी। वो याद करने लगी पहले जब केएस की शादी नहीं हुई थी, तब वो फोन ना भी उठाए पर उसे रिटर्न कॉल कर जरूर बात करता था। अब क्या बदल गया है, इस शख्स में इतना चेंज कैसे हुआ। उसे पता तो था शायद शादी ही उसकी खास वजह होगी, पर जब तक वो उसे पूछती नहीं या आंखों से देखती नहीं, उसने उन ख्यालों को झटका दिया और अपना गुस्सा दबाने की पूरी कोशिश की। अदिति के हाथों में फोन था। 3 दिन से उसने केविन को फोन किए थे, पर एक बार भी उसका फोन उसने रिसीव नहीं किया था, ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई किया था। वैसे देखा जाए तो वो बिजी ही रहता था। उसने खुद कभी उसे फोन नहीं किया था, पर उसके फोन को रिप्लाई जरूर करता था। इसलिए आज उसका ना फोन उठाने का और ना ही कॉल बैक आया, यही बात उसे आज दर्द दे रही थी। उसने वो लेकर दीवार पर पटक दिया। इतना गुस्सा उसे कभी नहीं आया था। ये पहली बार, पर आज वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। गुस्से के मारे अदिति की आंखें लाल हो गई थी। उसे 3 दिन से बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही थी, जैसे वो उससे दूर होता जा रहा है। सच बात तो ये नहीं थी। अदिति को केविन की याद तभी आती जब उसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी। उसका हॉस्पिटल पेमेंट भरने की बात ना होती तो वो कभी उसे इतनी जल्दी फोन नहीं करती। इन दिनों में केविन का ध्यान उससे कुछ ज्यादा ही हट गया था। क्या पता चलेगा अदिति को केविन का यहाँ आने का सच। दूसरी तरफ अरमान का घर। खुशी ने सामने देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। ये वही शख्स था जो उनको एक रात पहले मिला था। मतलब वो लोग सेफ नहीं, खतरे में थे। हिम्मत कर खुशी आगे की बातें सुनती रही।
इस पूरे समय में उसने सांस तक लेने और छूने की कोशिश नहीं की थी। जैसे जैसे बातें सुनती गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती। उसने मन में सोचा तो एक सच ये है, ये लोग उनको यहां से भेजना चाहते हैं, दूसरे देश में। ये सुनकर ही उसके पैर लड़खड़ा गए थे। अब उसे थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा था उस औरत पर, वो तो हद से ज्यादा अच्छाई दिखा रही थी। बस इन सब के लिए क्या ये लोग लड़कियों को बेचते हैं? कहीं इन लोगों का ही तो प्लान नहीं उनको यहां तक लेकर आने का? खुशी की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसका सर चकरा रहा था। इतनी सारी बातें सोचकर पर वो समझ नहीं पा रही थी, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? वो लोग खुद कंटेनर में बैठी थी, तो क्या वो एक जाल था? है भगवान, हम लोग तो खुद आ गए फंसने। खुशी अपने मुंह पर हाथ रखकर बगैर आवाज किए फिर से रूम के अंदर आ गई थी। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अंदर आकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। अब भी घबराहट से उसकी धड़कनें तेज रफ्तार से चल रही थी। जिस औरत को वो लोग कल से एक देवी समझ रही थी, वो तो किसी विलन से कम नहीं थी। उसका वो कल वाला चेहरा आज किसी डायन से कम नहीं लग रहा था। कौन है ये लोग? खुशी ने मिष्टी को देखकर सोचा, क्या इसके पति की पहुंच ऐसे लोगों से है, या ये कोई और है? क्यों ढूंढ रहे हैं दोनों को? दोनों के नाम उसने सुने पर यह बात भी उसके दिमाग में रही थी। दोनों में से उसकी वाइफ कौन है यही उनको पता नहीं है। वैसे तो खुशी को कल से यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे कुछ अजीब और बेचैनी महसूस हो रही थी। आज उसे लगने लगा कहीं उसने मिष्टी को भगाकर कुछ गलत तो नहीं किया। अब क्या करे? खुशी ने बेड पर सोई मिष्टी को देखा, जो अब भी नींद में ही थी। उसे सिंघानिया का नाम उसके मुंह से सुना था, और क्या दुश्मनी होगी उनकी? तभी खुशी के दिमाग में एक बात कौंध गई। जल्दी से बेड के पास जाकर मिष्टी को उठाने लगी। मिष्टी जो नींद में ही थी, एकदम हड़बड़ाहट से जग गई। उसने आंखें मलते हुए खुशी को सवालिया नजरों से देखा था। खुशी ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बड़े ही समझाने वाले अंदाज में कहा, तुम मुझ पर यकीन करती हो? मिष्टी ने एक पल खुशी को देखा, फिर स्माइल करते हुए कहा, नहीं होता तो यहां तक तुम्हारे साथ नहीं आती। अब छोड़ वो बातें, पहले मुझे ये बताओ हुआ क्या है? खुशी ने कुछ नहीं कहा, बस मिष्टी के हाथों को पकड़ा और उसे देखकर बोली, आई एम रियली सॉरी। पता है, आज लग रहा है तुम्हें भगाकर बहुत बड़ी गलती की है मैंने, पर अब नहीं। मिष्टी कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी। उसे तो खुशी के चेहरे पर इतने परेशानी के भाव देखकर भी और डर लगने लगा था। पर इस बार उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जो किसी भी हालत में हार नहीं मानती। ऐसे कितने सारे किस्से थे उनके कॉलेज टाइम के, जो याद करते ही मिष्टी के खुशी भी होती और हंसी भी आ जाती थी। खुशी ने पूरे रूम को बड़े गौर से देखा तो उसे दो खिड़कियां नजर आई। एक सामने की ओर से थी और दूसरी पीछे की ओर। खुशी ने बस मिष्टी को देखा और कहा, चल जल्दी, हमें यहां से जाना है, क्योंकि हम यहां पर सेफ नहीं है। मिष्टी खुशी को देखने लगी, पर उससे उसने सवाल नहीं किया और खुद को ठीक ठाक कर दोनों भी पीछे वाली खिड़की के पास आ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। खुशी ने मिष्टी को पहले नीचे उतार दिया, उसके बाद वो खुद। दोनों के पास कोई सामान नहीं था, इसलिए वो ऐसे ही निकली। आई तो वो दरवाजे से थी, पर जाना उनको खिड़की से पड़ा। खुशी शायद बहुत बार ऐसी भागी थी, इसलिए उसे इस खिड़की को समझने में देर नहीं लगी। उसने बड़ी आसानी से वो खोलकर बाहर निकल गई। खुशी और मिष्टी ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों भी वहां से भाग निकली। वही घर के अंदर तो फातिमा उर्फ शांति देवी अरमान उर्फ डेविल के साथ डाइनिंग हॉल में बैठी थी। ये सोचकर कब सुबह होगी और वो लड़कियां बाहर निकल आएंगी। उस घर के बाहर भी अरमान के लोग खड़े थे। उनको जरा भी अंदाजा नहीं था, उनके प्लान पर पानी तो रात के 12 बजे ही फेर गया था। क्या होगा आगे, जब पता चलेगा। अरमान को दोनों लड़कियां उसे चमका देकर भाग गई है। दूसरी तरफ खुद केविन भी बाकी लोगों के साथ निकल गया था। उसके पहले उसने वायु और उसके बाकी लोगों को, जो उसके बेहद खास थे, उनको भी भेजा गया था मिष्टी को ढूंढने। वायु ड्राइवर सीट पर था, वही केविन बड़ी ही बेचैनी से यहां वहां रैड पर देख रहा था। हमेशा से कार में बैठने के बाद काम में डूबा रहने वाला शख्स काफी बेचैन लग रहा था। वायु ने केविन के रिव्यू मिरर से देखा और खुद से स्माइल कर बोला, उसका सीओ सच में बदल गया है, वो भी पूरा। केविन को लग रहा था उसे जरा भी देर होगी तो कुछ बहुत बुरा होगा। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर रखी थी और उसकी आंखें दोनों तरफ रोड पर थी। शायद उसने नहीं देखा तो वो उसकी आंखों से दूर चली जाएगी। वही दूसरी तरफ से पुलिस भी रात 11 बजे ही निकल पड़े थे। दोनों लड़कियों को ढूंढने सारे सिटी में नाकाबंदी की गई थी। 20 चैप्टर समाप्त हुआ, आगे कल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए एक बेहतर कहानी अपलोड की जा सके। दोस्तों अब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद। दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा चैनल है AK नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी। बाय बाय।